गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग पॉलिटिकल थियरी या जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल थियरी, थिंकर, ये सारे टॉपिक शुरू हैं। और पॉलिटिकल थियरी मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस का कह लो क्रक्स भी माना जाता है। लेकिन पॉलिटिकल थियरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ लूंगा, आपने कभी पढ़ा है पॉलिटिकल थियरी वगैरह? कभी किसी ने बीए वगैरह किया है कि नहीं किया है? अच्छा, तो आपको सिलेबस बताने से पहले दो तीन बात ये बता दें कैसे पढ़ना चाहिए। क्या आपका सिलेबस है? द पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज्यादा हम इसे चूज करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि पढ़ने के तरीके में देखिए, आजकल दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है। तो वहां पे जो पढ़ने पढ़ाने के चैलेंज भी बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों के पास बड़ी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अब नई नई सूचना रोज ही मिलती है। लेकिन आपको हम बता दें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से में बच के चलना है। जैसे कि अगर अपने हम सिलेबस को देखें, सिलेबस यहाँ पे लगा हुआ है। सिलेबस अगर हम एक बार पहले सिलेबस को देख लें तो ये पहला पेपर है जहां से हम शुरुआत करेंगे। इसमें लिखा हुआ है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी। अब पॉलिटिकल थियरी पढ़ना कैसे है, ये सारे आपके टॉपिक है। और पहले हम टॉपिक नहीं बताएंगे, पहले ये बहुत जरूरी है कि पढ़ना कैसे, चीजों को देखना कैसे है। और हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि विचारधारा में पढ़ना भी है। आपके पास विचार है या नहीं है? अच्छा, विचारशील प्राणी है या वस्तु है? तो विचारशील प्राणी और वस्तु में क्या फर्क होता है? वस्तु चेयर है जिस पर आप बैठे हैं। इस चेयर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम बदला है, ठंडी है, गर्मी है। लेकिन आपके नजरिए चेंज होते रहते हैं समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। आप दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा दुनिया है, ये आपके दुनिया देखने का नजरिया अलग अलग है। आपके पिताजी वैसी ही दुनिया देखते हैं जैसे आप देखते हैं। दुनिया में नजरिए की बड़ी लड़ाई है। आपके पिताजी कहेंगे बेटा ये काम मत करना, आप दिमाग में सोचोगे पापा ने क्यों मना किया, जरा करके देखते हैं। इसका मतलब है पापा ने भी कभी काम किया होगा। पापा को अनुभव कहां से आया? टीचर जो काम कहता है मत करना, बच्चे कहते हैं ओ लगता है सर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जरा करके देखते हैं। अच्छा, पापा के साथ कभी आपकी लड़ाई हुई कि नहीं हुई? नहीं लड़ाई हुई तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसका मतलब लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि पापा की बात कभी सुने ही नहीं। कई बच्चे होते हैं जो पापा कुछ भी कहते हैं तो वहां से उठ के चल देते हैं, मतलब सठिया गए हैं, बेकार की बात कर रहे हैं। मामला क्या है? इसे कहते हैं जनरेशन गैप। पूरी दुनिया में संघर्ष नजरिए का है और हमारे यहां तो विचारधारा में नजरिया ही पढ़ना है। और नजरिया पढ़ना है या नजरिया बदलना है, यही बात से अगर आप सीख लीजिए तो आपके पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए बहुत स्पष्ट हो जाता है। और आजकल कंफ्यूजन कहाँ है, कहाँ बच्चे बड़े मॉडल कर देते हैं, कहाँ एकदम से चीजों को उलझा कर रख देते हैं, फिर बड़ी समस्या आती है। तो दो तीन पॉइंट पे आपको हम बता देंगे पढ़ना कैसे है, किनको पढ़ना चाहिए, किनको कब पढ़ना चाहिए। तो पहला, अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं, विषय का मतलब क्या है, इसके पहले आपको ये तो बता दें कि आपके पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। याद रखें, कोई भी काम करने से पहले, कहीं जाना है तो पहले जीपीएस से रूट तय कर लेंगे या पहले चल के देखेंगे, चल के देखते हैं कहाँ ऊंचाई है, कहाँ लंबाई है, कहाँ चौड़ाई है। पहले रास्ता तो तय होना चाहिए, रोड मैप तुम्हारा बनी जाना चाहिए। हम विषय को देखें कैसे, इसका मतलब है विषय को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, देखने का तरीका कैसा होना चाहिए। मुद्दा यह है कि पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसका सीधा उत्तर है वैचारिक, आइडियोलॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल। आपके पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? वैचारिक, आइडियोलॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल। चाहे आप जीएस पढ़िए, चाहे विषय पढ़िए, पढ़ने का तरीका बदलता नहीं। और इसका मतलब है कि अगर पढ़ने का तरीका आइडियोलॉजिकल होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, तो एक बात तो तय है,
फिर इंफॉर्मेशन का रोल क्या है? तो आप कहेंगे सर फैक्ट क्या होगा, इंफॉर्मेशन क्या होगा? इंफॉर्मेशन फैक्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्राइमरी इंपॉर्टेंस की बात क्या है? कॉन्सेप्ट। अब आप देखेंगे यही कॉन्सेप्ट खास बात है। हमने पहले कह दिया मानव चिंतनशील प्राणी है, तो मानव की खास विशेषता क्या है? इस दुनिया को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। भाई इस दुनिया में पशु भी हैं, पशु दुनिया से नियंत्रित होते हैं, नियंत्रित कर नहीं सकते। भाई ठंडे पदार्थों में कई बार देखे सांप है, मौसम बदला बिल से निकलना बंद कर देता है, और हम पता चला कि अंटार्कटिका में भी जाकर रहने का दुस्साहस कर लेते हैं। मानव की बड़ी क्षमता है। मानव विचारशील प्राणी है, और खासतौर पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है विचारधारा बढ़ती है। तो पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? आप कहेंगे क्या इन्फॉर्मेशन बेकार है? नहीं, बिना इन्फॉर्मेशन के तो विचारधारा बनती ही नहीं। लेकिन पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपको पढ़ना है स्वतंत्रता, तो आपने पढ़ लिया। इन्फॉर्मेशन क्या है? बर्लिन ने यह कहा, मिल ने ऐसा कहा, लॉक ने ऐसा कहा, हॉब्स ने ऐसा कहा, ये सब इन्फॉर्मेशन है। संकल्पना कैसी है कि आप आजादी का मतलब समझते नहीं समझते हैं? जैसे संकल्पना का सीधा मतलब है, मैं कहूं प्लास्टिक का जो एक सामान रखा है उसी पर आके बैठ जाइए, तो आप कहेंगे सर ऐसे कहो ना, चेयर पर बैठ जाइए। मैं कहूं चार चार लोहे के पिलर के ऊपर प्लास्टिक का एक ग्रीन कलर का कवर रखा हुआ, उसी पर बैठ जाइए, आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये सीधी बात क्यों नहीं करें, चेयर पर बैठ जाइए। कॉन्सेप्ट है। चेयर क्या है? कॉन्सेप्ट। तुम्हारे दिमाग में हर चीज बनी हुई है। जैसे अब देखेंगे पूरी दुनिया मानव चिंतनशील है, और यही कॉन्सेप्ट पशु नहीं बना पाते। कॉन्सेप्ट कौन बना पाता है? मानव। और मानव की विशेषता इसलिए हम तार्किक हैं। कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट दूसरे से अलग कैसे होता है ये पता चल जाएगा। अब सवाल है कि सारे विचारधारा के नाम तो हमने विचारकों के नाम पढ़ लिए कि बर्लिन ने क्या कहा, लॉक ने क्या कहा, मिल ने कहा, और फिर हमें यही नहीं पता है कि आजादी का मतलब क्या है। तो कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब क्या है आपको ही पता होना चाहिए। सारे विचारक जो कहते हैं बाद में इंपॉर्टेंट है। सारे विचारकों का सारांश आपको पता होना चाहिए कि आजादी के मायने क्या है, पहला। और फिर आप देखोगे संकल्पना, यानी आजादी का मतलब क्या है। तानाशाही रहेगी तो वहां आजादी रहेगी, आजादी अमेरिका में रहेगी, उत्तर कोरिया में रहेगी, हमारे घर में रहेगी। आजादी किसको? हस्बैंड को, वाइफ को। इसलिए आप देखोगे खास तौर पर जो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो देखिए विश्वविद्यालय तो हर जगह है। अब ये तो आप मानेंगे ही, कहीं ना कहीं देखिए विश्वविद्यालय तो बहुत सारे, लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़ाने का तरीका होता है जी, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलता है। बाकी इसमें कोई अन्य विश्वविद्यालय के लोग अन्यथा न ले इस बात को। अगर हमारे क्लास में दो चार बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स कर रहे हैं, अब अगर उनसे आप पूछिए तो वो कहते हैं पॉलिटिकल थियरी डिबेट्स में पढ़ाया जाता है। अब सवाल यह है कि आपके एग्जाम में प्रोफेसर कौन होगा? आपका एग्जाम में कॉपी कौन चेक कर रहा है? पेपर बना कौन रहा है? प्रोफेसर। तो भाई हमें तो उसके नजरिए को देखना है कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। कभी आपको लग जाए यार लोग ये बताते हैं, अगला आदमी इसने बताया, तो सर की बात पे क्यों भरोसा कर लें। देखिए आप चिंतनशील व्यक्ति हैं तो संदेह हमेशा उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति में संदेह उत्पन्न नहीं होगा इसका मतलब तार्किक नहीं है। संदेह उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन करो, यार मैं सर की बात क्यों मान लूं। तो सर की बात ना मानना हो तो तरीका है किसी विश्वविद्यालय में चले जाओ, मैं नाम बता दिया, या किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लो, तो वहां ये डिबेट पढ़ाते हैं कि आजादी न हो तो क्या होगा, आजादी कहां सबसे अच्छी होगी, आजादी लोकतंत्र का संबंध कैसा है, आजादी अमीरों की, आजादी गरीबों की, समानता के साथ आजादी, आजादी के बिना समानता। ये विचारधारा है, संकल्पना है, डिबेट से। हम इस पढ़ाई को कैसे अब जैसे कई बच्चे कहते हैं सर ये बताओ हमें तो यूजीसी एग्जाम देना है, हम तो बीए में है, तो मुझे डिबेट से क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। आप याद रखिएगा, जो बच्चे जैसे सीटीयूटी एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, वो तो चुटकी में पास कर जाएंगे। उनमें तो पास, अगर आपने क्लास को ध्यान से सुन लिया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाले तो मोस्ट इजीएस्ट हैं, आपको जितनी जरूरत की इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी। फिर हमने कहा जरूरत की इन्फॉर्मेशन, जरूरत से ज्यादा नहीं।
जरूर कई कई बार हमारे पास पढ़ने गड़बड़ी क्या होती है, बच्चे इतने इंफॉर्मेशन लोड में डूबे हुए हैं, ये नोट्स पढ़ लिया, ये नोट्स पढ़ लिया, वो नोट्स पढ़ लिया। देखिए पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो मान लीजिए कि आपने थियरी पढ़ ली, एक आजादी पढ़ लिया, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दूं, आपने हॉब्स का विचार देखा। अब देखिए जैसे यूजीसी में नेटवर्क पेपर कैसे सेट होते हैं, एक तरीका मैं बता दूं। तो यूजीसी वगैरह में तो यह है कि जब प्रोफेसर जाता है पेपर बनाने, कोई किताब कॉपी नहीं ले जाता, वहीं यूजीसी में ही किताब कॉपी रखी पड़ी है। तो किताब कौन सी रखी है, रिपब्लिक, सीधे प्लेटो की रिपब्लिक रखी है। तो रिपब्लिक आप पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो ये बताइए, रिपब्लिक सीधा वहां लिखा हुआ लेबिया था, हॉब्स का किताब लिख दे लेबिया था। अब अगर आपको ये लगता है कि यार मैं रिपब्लिक और लेबिया था के सारे स्टेटमेंट पढ़ जाऊंगा, जो किताब ही 1000 पेज में है, और उसकी एक एक सेंटेंस आप याद कर सकते हैं, एग्जामिनर कहीं से एक कोट लेगा, पूछ लेगा आपसे। लेकिन अगर आपको पता है कि प्लेटो की विचारधारा क्या है, प्लेटो क्या बात कह सकता है, प्लेटो क्या बात नहीं कह सकता है, 2-4 सेंटेंस जो उसके महत्वपूर्ण होते हैं वो हम पता कर लेते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हॉब्स के अलावा ये बात कोई कह ही नहीं सकता, टिक कर दिया हॉब्स। हम ऐसे पढ़ते हैं। इसलिए आप देखोगे यूजीसी है, सीटीयूटी है, इन सब की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि आप देखोगे ऑप्शंस कैसे करना चाहिए। जब आप बीए में हो, जब आप बीए पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, तो सबसे अच्छा तरीका ऑप्शंस ज्वाइन करने का उसी समय है, उसका दोहरा फायदा होता है। अब अगर बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में है तो आपने पढ़ाई भी कर ली, सीटीयूटी एग्जाम में अगर आपने पास कर लिया तो एमए में अच्छी जगह आपका एडमिशन हो जाएगा, और उसके बाद नेट जेआरएफ भी आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट उनको है ही नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम नहीं है, संकल्पना नहीं है, तो ठीक है आपने नेट पास कर लिया, तो आप कहीं लेक्चरशिप का इंटरव्यू देने जाओगे, उसमें फेल हो जाओगे। इसलिए पढ़ने का एक ही तरीका होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देखना है। और इसीलिए जानते हो कई बार बच्चे फेल क्यों करते हैं, अब पता चला किसी किताब के पीछे पड़े हैं, हॉब्स के सारे स्टेटमेंट रट रहे हैं। अब कितने स्टेटमेंट आप रट लोगे, जरा सोच के देखो, समय देख लो, अपनी क्षमता देख लो। यही एग्जैक्टली यूपीएससी में भी होता है। पीटी, बार बार बच्चे पीटी फेल क्यों करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जुटाने में लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट में नहीं है। अगर आप पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ लिया, जैसे कई बार तो हम पॉलिटी वगैरह में देखते रहते हैं, अब बच्चे 1 से लेकर 395 आर्टिकल में उलझे हुए हैं। बच्चे एक एक आर्टिकल पे उनके पास 10-10 केस का पुलिंदा बना हुआ है। उनसे ये पूछो भाई कभी एग्जाम में आया है, उनका नहीं आया तो नहीं, आएगा तो। अब कमाल की बात है। इसलिए आप याद रखिएगा, अगर आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के चक्कर में पड़े हुए हैं कि पूरा आर्टिकल ही पढ़े जा रहे हैं, एक बार पेपर तो देख लीजिए। जो अब फिर आप कहेंगे आर्टिकल नहीं पढ़ना है, तो आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल पहले कॉन्सेप्ट है, और आप देखोगे जब कॉन्सेप्ट आप देख लोगे, जब संकल्पना देख लोगे, जब विचारधारा देख लोगे, तो संविधान पढ़ने का भी तरीका आपका बदल जाएगा। नहीं संविधान को अनुच्छेद में ही उलझे रहोगे। अब खास तौर पे देखना, अब हमारे सिलेबस को आप देखो, यूपीएससी का सिलेबस इतना व्यापक है कि अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया, कोई भी एग्जाम बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। मेरी इस क्लास में एक एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने बीटेक किया, बीटेक के बाद जेआरएफ पास कर गया। बीटेक करने वाला बच्चा पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ पास कर गया, बैकग्राउंड तो कुछ भी नहीं था उसका। इसका मतलब हमारा विषय ही इतना, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, कई बार पढ़ने में समस्या क्या आती है, अब चूंकि जो बच्चे पहले पढ़ के आते हैं, नोट्स वगैरह पढ़ा हुआ है, बाकी देखा हुआ है, तो उनके दिमाग में पिछली बातें, भाई पहली आपकी एक प्रेमिका है, अचानक दूसरी प्रेमिका मिल गई, तो पिछली वाली सता रही है, तो वो बच्चा उसी उधेड़े बुन में लगा हुआ है, यार हमने तो ऐसा पढ़ा था, किताबों में तो ऐसा पढ़ा था। तो आपने जो पढ़ा था वो अंतिम थोड़े है। इसे आप याद रखिएगा। एक व्यक्ति किसी कुम्हार के पास गया, उनका, मैं मुझे घड़ा बनाना सिखा दोगे कितने महीने में, तो 3 महीने में। तो लेकिन मैं कहीं सीख के भी आया हूं, तो उसने कहा 5 महीने लगेगा। क्यों, मैं तो आधा घड़ा बनाना सीख के आया हूं। उनका जो सीख के आया हो गलत सीख के आया हो, उस भुलाने में 2 महीने एक्स्ट्रा लगेगा मुझे। तो आप जानते हो आजकल इन्फॉर्मेशन दौर है, आजकल इन्फॉर्मेशन दौर इतना ज्यादा है कि बच्चे ये सोचते हैं कि जैसा मैं पढ़ के आया सर वैसा बता रहे, नहीं बता रहे हो। एक बच्चे ने इतना भोला भाला सवाल कहीं मुझसे पूछा था कि सर ये बताओ, जो आप पॉलिटी में बता रहे हो तो लक्ष्मीकांत में कहीं लिखा ही नहीं गया है।
अब उसके लिए पॉलिटी का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या था? अब ये बच्चों की समस्या है। और जब तक ये बच्चे समझ पाते हैं कि लूप होल है कहां, तब तक उम्र निकल जाती है। और आप याद रखिए, 25 के पार उम्र हुई, दबाव बढ़ेगा घर से भी, शरीर साथ नहीं देता। जो आप में आज ऊर्जा है 4 साल बाद रहेगी? नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, चीजें डिक्लाइन करती हैं, खराब करती है। अच्छा, कई बच्चे इस बात पे कहते हैं, सर फीस थोड़ा ज्यादा है। मैं उसका तरीका बताऊं? फीस ज्यादा है, मैं उसका तरीका बताता हूं। अच्छे से पढ़ो, क्लास में खाली सुन लो, जीआरएफ हो जाएगा। पहले महीने का जीआरएफ 60,000 रुपए है। साल में जो 1,00,000-2,00,000 मिलता है एक्स्ट्रा किताब उताब खरीदने के लिए तो छोड़ दो। पहले महीने का जीआरएफ कितना है? 60,000 रुपए। अब बताओ, ज्यादा फीस है कम फीस है? जीआरएफ कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक। एसआरएफ हो गया 2 साल और मिलेगा। अगर 60,000 एक महीने में, तो साल में कितना मिला? इसलिए अगर आप कॉस्ट बेनिफिट भी जोड़ लो, कई बच्चे ये भी कहते रहते हैं, अपने से पढ़ लेंगे, अपने से पढ़ लेंगे। पढ़ लेना अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल लगेगा, पढ़ तो लोगे अपने से। कहीं हमारे बच्चे इतने बुद्धिमान है, व्यक्ति तो इतना विवेकशील है कि अपने से भी पढ़ सकता है। लेकिन एक बार पढ़ेगा, फिर उसको लगेगा ये सही है, ये सही है, ये सही है। सही गलत करने में उम्र निकल जाएगी, 25 साल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगा। 4 साल बचाना है या 40,000 बचाना है? अब 4 साल में कितने जीआरएफ मिल गए? अगर भाई आईएएस पास कर गए, फिर तो आपके पूरी दुनिया ही आपकी है। पूरी दुनिया, बड़े बड़े 26 अक्टूबर को मुझे इनविटेशन था, नहीं जा पाया। फुक्कड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आईएएस अधिकारियों की बात। 17 नवंबर को इनविटेशन है। आईएएस की किसी शादी में जाके देखिए, वो माय गॉड, क्या हमने कहा इतनी कम फीस में पढ़ा दिया, कुछ हमें भी दे दिया करो, थोड़ा सा इतना खर्च किया है। फीस का जोड़ते हैं, वो माय गॉड, फीस वो तो इनके भी खर्च में नहीं आ पाती। मतलब रियल बता दूं मैं, कई बार आपको लगता होगा ऐसा, पढ़ाई का तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे बच्चों। बाजार ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है। पढ़ाई कोई मूल्य है क्या? बशर्ते आपको दिल से पढ़ा दिया जाए और आप उतने ही दिल से उसको समझ लें। क्योंकि कई बार दिक्कत ही हो जाती है कि हम दिल नहीं लगाते। और दिल लगाते हैं कैसे होता है? अब आप देखोगे, आपने विचारधारा पढ़ लिया, फिर नीचे क्या है? आपके नीचे क्या लिखा गया है? भारतीय राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय आंदोलन आपने पढ़ा है? किसने पढ़ा है? भाई देखो, हमारा सिलेबस कितना बड़ा है। विचारधारा पढ़ने का समझने से कैसे संबंध है? क्योंकि मैंने बेसिक बात आपको बता दी, पढ़ना कैसे है? पढ़ना कैसे है? संकल्पना के द्वारा, वैचारिक रूप में। तो अब आप संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन कैसे पढ़ेंगे? विचारधारा के द्वारा पढ़ेंगे या तथ्य के द्वारा पढ़ेंगे? तो अब आप बताइए, पूरी थियरी अगर आप संकल्पना नहीं जानते, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको लगेगा कि पुट्टा स्वामी केस कभी देखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने पुट्टा स्वामी केस में जो भी बात कही, वो जीएस मिल का विचार है। जीएस मिल विचारक के रूप में फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। थियरी के बाद क्या लिखा गया है? थिंकर। और थिंकर थियरी एक दूसरे का पर्याय है। बेसिक अंतर क्या है मैं भी आपको बता दूंगा, थिंकर क्या है, थियरी क्या है। विचारधारा का संबंध कैसे होता है अब आप देखोगे। कॉन्सेप्ट, संविधान। तो संविधान क्या है? एक वैचारिक संघर्ष है। किसके बीच में? स्वतंत्रता पहले आए या समानता? संविधान में किसको पहले महत्व दिया जाए? न्याय, स्वतंत्रता या समानता? संविधान में किसका वैचारिक संघर्ष है? अच्छा, संविधान कैसे अपनाया जाए? उदारवाद, समाजवाद या गांधीवाद? कौन सा रास्ता अपनाए? राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा संघर्ष क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आप ये देख रहे हो, क्या असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? संघर्ष किसका है? उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन देखो, राष्ट्रीय आंदोलन में इसी बात का संघर्ष तो है पूरा। उदारवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। तो आप देखोगे कि समाजवादी विचारधारा का भाई 1920 के बाद से, उसी समय गांधीवादी विचारधारा थी। जब तक वैचारिक समझ आपकी नहीं होगी, तो ना आप राष्ट्रीय आंदोलन समझ पाओगे, न संविधान समझ पाओगे,
तो संविधान एक विचारधारा है या अनुच्छेदों का संग्रह है? तो हमने कह दिया कि जब आप मिल की बात आपने पढ़ लिया तो आपको लगेगा यार निजता के अधिकार में पूरा सुप्रीम कोर्ट तो मिल के निर्णय को कोट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो बर्लिन के ही पूरे विचारों को दोहरा रहा है। इसलिए पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? संकल्पनात्मक, वैचारिक विचार पढ़िए, फिर उसमें क्या करिए, डिबेट में आइए। और आप कहेंगे लिखना, अब देखिए यूजीसी नेट वगैरह है, कोई भी एग्जाम है, उसमें लिखना नहीं होता। हमारे एग्जाम में क्या लिखना, और लिखना बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन लिखने के पहले क्या होनी चाहिए? वैचारिक स्पष्टता, विचारधारा, संकल्पना बहुत हाई डिग्री में क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपसे पूछा कि न्याय बताओ, तो आप कह रहे हो कि रॉल्स ने ऐसा कहा, ऑगस्टीन ने ऐसा कहा, प्लेटो ने ऐसा कहा। इसका मतलब आपने इन्फॉर्मेशन पर रखा है, तो आप लिख नहीं पाओगे। न्याय का सारांश आपको बताने की आदत होनी चाहिए कि इतना पढ़कर हमने क्या समझा कि न्याय क्या है, तो न्याय के सारांश आप बता दो। तो हर जगह यही बात आती है, चाहे जीएस में आप देखोगे। इसीलिए आप देखोगे जब बार बार हम पॉलिटी, जीएस में कई बार हम पॉलिटी जब पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों ने चूंकि सारे बच्चे इंफॉर्मेशन रट के आए हुए हैं, और ये बच्चे तब भी समझ पाते हैं जब एक दो बार मेंस या दे लेते हैं, मेंस फेल होते हैं, तब हमको लगता है यार ऐसा सवाल तो आता ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने कभी ने सवाल देखा, ने सिलेबस देखा, तो जैसा ही पढ़ लिया वैसा उनको ठीक लगने लगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पढ़ने का तरीका पहला ठीक होना चाहिए, और संकल्पनात्मक, कॉन्सेप्चुअल, आइडियोलॉजिकल, हर चीज में डिबेट के फॉर्म में, यानी इसे कहते हैं विश्लेषण। ऐसा क्यों है, कैसे है, नहीं होता तो क्या होता। और कई बार हम रिपीट करते हैं, कभी आपने एनसीईआरटी वाली किताब पढ़ी है 11th की, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, जिसमें बच्चा सवाल पूछता है। कभी ध्यान दिया आपने? एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें बच्चा सवाल पूछता है, तो बच्चा सवाल में इंफॉर्मेशन मांगता है या विचार मांगता है? और मैं ये बात कह रहा हूं, ये 11th की किताब में लिखा हुआ है, और आपसे तो इस एग्जाम में यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कम से कम स्नातक होना जरूरी है। तो किसकी आवश्यकता है? विचारों की, संकल्पना की। तो पढ़ने का एक ही तरीका है, और उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर अभी कैसी विचारधारा बनेगी, संकल्पना बनेगी, तो आराम से बात को सुनिए पहला। और दूसरी बात है, पढ़ने में क्या तरीका अपनाना चाहिए? आराम से। इसका मतलब है क्रमिक रूप में, शब्दों पर बल देना चाहिए कि आपने जो शब्द पढ़ा, मतलब ऐसे नहीं स्पीड पे नहीं कि फट 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 पढ़ते चले गए। जैसे आपने बात कह दी समानता, तो समानता शब्द का अगर आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर पढ़ना बेकार है, फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जा रहे हो। जैसे आपने कह दिया समानता, तो आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो वहां पे देखा यार ये समानता है या विषमता बनी हुई है। आपने कहा समानता, तो दुनिया में देखा कि स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम इतनी है और भारत में गरीबी है। जब आपने कहा समानता, देखिए इन्फॉर्मेशन कहां पर आता है? इन्फॉर्मेशन कहां पर आएगी? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की तमाम रिपोर्ट में ऐसी बात कही गई है कि जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति अगर नीचे आ रही है, इसका मतलब फिर उसको समानता से जोड़ने का प्रयास करिए। यानी समानता का मतलब मोहल्ले में भी, राष्ट्र में भी, दुनिया में भी। और समानता का मतलब क्या है? क्या सभी को एक जैसा बना दिया जाए? क्या कुछ मामलों में सबको समान बना दिया जाए? क्या सभी मामलों में सबको समान बनाया जाए? और अब आप देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, शब्दों का पहले इत्मीनान से पढ़िए, एक ही बात पर विचार करिए, भागने का प्रयास मत करिए। एनसीईआरटी किताब इतनी छोटी सी है, इतनी पतली सी है, लेकिन वो एक एक पेज पढ़ने में अगर आपको 1 घंटा लग जा रहा है, इसका मतलब परफेक्ट तरीका है पढ़ने का। और फिर वो कभी भूलेगा नहीं, समझी हुई बात कभी भूली नहीं जाती। और आप देखिए, आपकी उम्र बढ़ रही है घट रही है? आप बड़े हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं? बढ़ने के साथ समझने की क्षमता बढ़ती है, रटने की क्षमता घटती है। आपका का कोई छोटा भाई क्लास 5th में, क्लास 6th में होगा, वो सब कुछ रट जाएगा। उसको 2 मिनट में दीजिए, वो सब कुछ रट जाएगा। आप रट नहीं सकते, आप रट नहीं सकते। इसलिए पढ़ने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाइए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। और हमारे यहां तो हम चल के आगे देखेंगे, बर्लिन जैसे लोग इसी बात को हार्मेनेटिक्स के रूप में कहते हैं कि शब्द नहीं, शब्द का भाव समझिए। मैं फिर आपको यहां पे एग्जाम्पल दे दूं, केशवानंद भारती के उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? संविधान के शब्दों को मत पढ़िए, भाव को पढ़िए। अच्छा, शब्द और भाव में अंतर होता है क्या?
तो शब्द आप पढ़ेंगे या उसकी भावना पढ़ेंगे? भावना कहीं देखा आपने? भावना कहीं देखा है? नहीं देखा। इसलिए शब्द नहीं, उसके भाव पढ़ना चाहिए। और कहा भी जाता है भाई भाव ही तो है। कोई गंगा को पानी मानता है, कोई गंगा को मां मानता है। भाव ही तो है। किसी को पत्थर में ईश्वर दिखता है, किसी को पत्थर में सीमेंट दिख रहा है। भाव है और वस्तु का फर्क है। भाव ही तो, भाव से दुनिया है। किसी का भाव कैसा है कि पूरी दुनिया गांव जैसे है, किसी का भाव नहीं नहीं, मैं दो, हमारे दो, हम दो, हमारे दो, ये भी भाव है। अब ये कहना मुश्किल है किसका भाव गलत है, किसका भाव सही है। भाव पढ़ना है आपको, शब्द के सारांश पढ़ने हैं। और यही तरीका आपको, टीचर का मूल काम क्या है? इंफॉर्मेशन देना नहीं, नोट्स बनाना नहीं। यद्यपि मैं सब करवाता हूं, नोट्स भी आपको बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा, लेकिन सच मानिए टीचर के काम है नहीं। अब कोचिंग में बहुत सारी बात में मजबूरी में करनी पड़ती है। अच्छा, मजबूरी में भी करनी पड़ती है। और थोड़ा सा देखिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एक फिल्टरेशन है। अब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने आएगा वो एंट्रेंस देकर आएगा। तो यूनिवर्सिटी में एक लेवल एक होता है बच्चों का। हमारे यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है। अब बच्चा बेचारा पता चला कि इग्नू में पढ़ के आया, यूनिवर्सिटी कभी गया ही नहीं, डिग्री मिल गई। तो जब उसको पहली बार समानता की बात कहते हैं, कहा सर समानता तो समझे नहीं आ रहे हो, समानता क्या है? इसे में लिखवाना ही पड़ता है। यूनिवर्सिटी वगैरह में लिखवाया नहीं जाता है, लेक्चर दिए जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाए तो गड़बड़ी ये है कि जब यूनिवर्सिटी में जिसने पढ़ा है वो तो पढ़ने पढ़ाने तरीका सही समझता है। आप जब यूनिवर्सिटी में किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो मानविकी विषय है, मानविकी विषय में जहां मर्जी वहीं व्याख्यान कर देंगे। और बच्चे क्या लगेगा, हाँ बहुत नई बात है ये। वो नई बात नहीं है, बिला वजह की बात है, जो आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए याद रखिएगा, मानविकी विषय में बड़ी समस्या आती है। जबकि हमें विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया है कि नहीं, आपको हॉब्स में क्या निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष तक बता दिया जाता है। जो बच्चे पीएचडी की थीसिस लिखते हैं उनको बताया जाता है कि इस लाइन से आगे हट नहीं सकते आप। ऐसा नहीं कि हॉब्स पढ़ने में हम अपना विचार भी उसी में रंगाते रहे, ऐसा नहीं होता मानविकी विषय। इसलिए आराम से पढ़िए एनसीईआरटी किताबों कुछ में। और हमारा गलती कहां होती है, हम किस पे ध्यान देते हैं? ज्यादा पढ़ने पर। ये भावनात्मक है। तो हमें पढ़ने तरीका कैसा होना चाहिए? क्रमिक रूप में पढ़िए, शब्दों को ध्यान दीजिए। और कई बार ऐसा एग्जाम्पल हम देते हैं, इसलिए आप देखिए जितनी क्लास आप देखिएगा, कई बार आजकल कई बार बच्चे क्लास लीक करवा देते हैं, तो कहते सर की क्लास मिल गई है ना, मैं फिर पूरी क्लास ही बदल दूंगा। कोई क्लास आप लीक नहीं कर सकते, क्योंकि विषय समझ पर आधारित है ना। तो एक बार तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। एक बच्चा, मेरे बच्चों का अनुभव में समझ के अपने आप को भी रिफॉर्म करता हूं। एक बच्चा फिर मेरे पास आया, कहा सर जो आपने नोट्स में लिखा हुआ है और आप इनमें दो तो अलग अलग बताते हो आप। हमने कहा इसीलिए तो, नोट्स की सारी बात मुझे बताना हो तो मैं पढ़ाने का मतलब क्या है? नोट्स आपको मॉडल मिल गया कि भाई ये देखो बेसिक सी चीज है। नोट्स क्या है? घर का ढांचा है। इस बात से कई बार बच्चे बड़े कहते हैं पूरी क्लास मिल गई है। नहीं मिली है, पूरी क्लास तो हमारे पास है, वो हर बार मैं बदल दूंगा। और टीचर को बदलना भी चाहिए। किताबें नहीं आती हैं, विचारधारा नहीं आता है, रोज न्यूज़पेपर नया निकल रहा है, तो उसमें हमें अपडेट रहना पड़ता है। और आप जिस एग्जाम में रखे यूजी, मैंने फिर कहा यूजीसी लेक्चरशिप। और ये मैं अब देखो, बच्चों अपने से प्रशंसा करना ठीक नहीं है। भारत के किसी विश्वविद्यालय का नाम उत्तर भारत में बता दीजिए और मैं बता दूंगा और मेरा वहां एक स्टूडेंट कोई ना कोई प्रोफेसर होगा। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और जाके वेरीफाई कर लीजिए। जबकि वो आए थे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करने, तो कई बार ऐसा हुआ। इसे मैं बार बार कहता हूं, जो बच्चे मान लो कि तैयारी कर रहे हैं तो मास्टर वगैरह का फॉर्म भरने में कोई बुराई थोड़े है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। भाई मान लो जिसने बीटेक किया रखा है, बीएससी कर रखा है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। जो बेचारा केवल बीए कर रखा है, बीए से कोई नौकरी मिलती नहीं, उसको यूजीसी वगैरह एग्जाम दे देना चाहिए। और बीएससी वाला तो मैथमेटिक्स पढ़ा कहीं खड़ा हो जाएगा, मैथ ही पढ़ा के पैसा बना लेगा, उसकी आजीविका का संकट नहीं है। बीए वाला किसको पढ़ाएगा? इसलिए थोड़ा मास्टर्स कर लिया, नेट जेआरएफ हो गया, तो एक सेकंड ऑप्शन भी ठीक रहता है। तीसरी बात, कहां हम गलती करते हैं? हमारी गलती क्या है? ज्यादा पढ़ना, ज्यादा घंटे निकालना। तो आप जानते हो लाइब्रेरी में आप किससे बहुत इंप्रेस होते हो?
यानी कल कल किसी क्लास में पूछ रहा था कि बच्चे लाइब्रेरी में कैसे पढ़ते हैं, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बस पढ़े जा रहे हैं। नहीं, अब आप देखो यहीं पे यूजीसी एग्जाम सरल क्यों है? हर 6 महीने के बाद हो रहा है। यूजीसी एग्जाम सरल क्यों है? आपका कंपटीशन आपके विषय के साथ है। यूपीएससी का कंपटीशन 23 विषयों के साथ है। आपके कंपटीशन में आईआईटी का भी स्टूडेंट लगा हुआ है, आपके कंपटीशन में एम्स का भी स्टूडेंट है, दिल्ली विश्वविद्यालय का भी है, जेएनयू का भी है। तो आपको पता है, गांव में मैं किसी बच्चे से मिला, सर कोई यूनिवर्सिटी था लोकल, सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट। हम कहा इधर बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हम कहा तुम्हारे जैसे कॉलेज हिंदुस्तान में 500 है और तुम तो एक विषय गोल्ड मेडलिस्ट हो। एक कॉलेज 500 है तो, और 5 विषय के 2500 कॉलेज है। 2500 गोल्ड मेडलिस्ट जब सामना होगा तब पहाड़ के नीचे ऊंट आएगा। इसे गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। कई लोगों में बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अरे विषय में होना। और आप याद रखिए, अगर आपके पढ़ने का तरीका ठीक है, क्रमिक शब्दों को देखते हैं, भाव को देखते हैं, संविधान में, राष्ट्रीय आंदोलन में, हर चीज में एक ही तरीका है पढ़ने का। और फिर आप देखना, जिन बच्चों ने एथिक्स पढ़ा होगा उनको आप देखना, भाई पॉलिटिकल साइंस का महत्व क्यों बढ़ता है। आप पॉलिटिकल थियोरी पढ़ लीजिए और जिन लोगों ने एथिक्स पढ़ा होगा उनको लगेगा यार यही बात तो वहां भी रिपीट की गई थी। अब आप देखो विषय का महत्व आप देखोगे। फिर संविधान। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं, अच्छा इसका मतलब सर ये बताओ, फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स ही जीएस में पढ़ लिया, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा। उल्टा सही है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लिया, जीएस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीएस पढ़ लिया है तो इधर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा विचारकों के नाम बार बार आते हैं, स्कॉलर्स के नाम आते हैं, जिसको जीएस में मटा देते हैं। बाकी पढ़ने का तरीका लगभग एक जैसा है। अब आप देखोगे क्या नहीं करना क्या करना चाहिए, हमने बता दिया। नहीं ज्यादा पढ़ रहे हो, ज्यादा किताबें पढ़ रहे हो, ज्यादा देर तक पढ़ रहे हो, ये सब बस पढ़े जा रहे हो। लेकिन यूपीएससी में खास बात क्या है, आप में बहुत कमाल की प्रबंध क्षमता होनी चाहिए। मैनेजमेंट आपका एक्सीलेंट होना चाहिए। आपकी सफलता किस बात पर तय करती है? प्रबंध की क्षमता। और कैसा? हाईली प्रोफेशनल अप्रोच। जब आप कोई चीज पढ़ते हो, एक तो प्रबंध की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल। अच्छा, चूंकि हम एक ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जहां प्रोफेशनल शब्द को हम बहुत खराब मानते हैं, उनको कहता है भाई। अच्छा, प्रोफेशनल शब्द को खराब क्यों मानते हैं? क्योंकि हम भावनात्मक है। अब भावनात्मक क्यों है? किसी के हॉस्टल में गए बच्चे से मिलने, उसने कहा काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। आप कहें बड़ा खूसट आदमी है यार, चाय भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल है, उस समय कीमत समझता है कि आपका काम हो गया तो आप जाइए, हमें ही पढ़ने दीजिए, आप भी पढ़िए। प्रोफेशनल अप्रोच है। अब पता चला किसी ने बुला लिया, भाई शाम को पार्टी है, आपने कहा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जाके वहां ढमक ढुमक करने लगे। भावनात्मक तरीका है। जीवन का तरीका क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल डिसीजन कैसा होता है? विशुद्ध। अगर आपके जीवन में विशुद्ध तार्किकता है, कॉस्ट बेनिफिट का अप्रोच है, आपके जीवन में क्या है? तार्किकता है, और आप कॉस्ट बेनिफिट के सिद्धांत को जानते हैं, यानी जीवन में सेल्समैन जैसा काम करना चाहिए। इतना पढ़ा, क्या निकला है बताइए। और पता चला दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहे, पढ़ गए, और शाम को ये हुआ, भाई मिला क्या? पता नहीं क्या मिला। पढ़े खूब, याद नहीं आ रहा है, तो क्या पढ़े फिर आप? पूरी एनसीईआरटी पढ़ गए, रिकॉल कर रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका तरीका फिर प्रोफेशनल नहीं है, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, उपयोगी है नहीं है। सेल्समैन सीधा देखिए, सबसे अच्छा सेल्समैन कौन है? जो गंजे को भी कंघी बेच दे, सबसे अच्छा सेल्समैन है। तो आपका भी तरीका कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी की किताब पढ़ा, 4 पॉइंट उसमें काम का निकाल लिया, अगर काम की बात हो गई तो ठीक है, नहीं फिर उसको छोड़ दिया। भाई आपने पूरी किताब पढ़ ली, तो का सारांश एक पेज में बना लिया, हमने पढ़ा तो मिला क्या हमें? ये तरीका है प्रोफेशनल। तो
हमारे एग्जाम में आप देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग सफल होते हैं असफल होते हैं, कोई कमजोर नहीं है, किसी की बुद्धि कम नहीं है, कोई अक्षम नहीं है। बस तरीका किसका है? लोगों का अप्रोच बड़ा भावनात्मक होता है, ये भी पढ़ लिया, किसी ने कहा ये भी पढ़ लिया। अब देखिए प्रबंध की क्षमता कैसे जरूरी है। आपके पास जीएस के कितने पेपर हैं? 4। जीएस, अच्छा ये 4 पेपर को कितने दिन में आप पूरा कर लेंगे? जीएस के 4 पेपर को पूरा करने में आपको कितना दिन लगेगा? आप ही से मैं पूछ रहा हूं, बताइए। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, कितना समय लगेगा? कितना? 6 साल। मैंने नहीं पूछ रहा हूं, मैं वेरीफाई कर। जीएस के 4 पेपर को कवर करने में अब कितना समय लगेगा? मतलब आप कितने समय में पूरा करेंगे बताइए? इसका सीधा मतलब है, देखिए प्रबंध क्या है, आपको ये तय करना है कि मुझे 1 साल 1.5 साल में जीएस को चारों पेपर कंप्लीट करना है। कंप्लीट होगा या कंप्लीट करना है? करना है। तो कंप्लीट करना होगा तो पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, किससे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। अब देखिए भावनात्मक तरीका, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाने जाता हूं तो बच्चा कहेगा सर आर्टिकल 1 से नहीं पढ़ाओगे? हम कहे क्यों? दूसरा, नागरिकता, उसने रट रखा है आर्टिकल 1 से आएगा तो नागरिकता ही आएगा, उसको ये नहीं पता कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। इस अप्रोच से। और दूसरी बात है, कितना भी उसे पढ़ा दो, क्योंकि सर अभी ये भी छूटा हुआ है, ये भी कम है। अगर आप जरा सोच के देखो, पॉलिटी ही 3 महीने में आप पढ़ते रह गए, ये हाईली इनप्रोफेशनल अप्रोच है। एग्जाम में आपको ड्रिल कर देगा। अगर बच्चे इसे क्या सोचते हैं कि आप खूब गहराई से पढ़े, ज्यादा गहरे जाओगे तो आप जानते हो कहां पे होगा। सवाल है, मैं तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, रोज ही पढ़ रहा हूं, तभी पूरा नहीं हुआ पॉलिटी ईयर। जब मैं इतने साल में पूरा नहीं कर पाया तो आप 1 साल में कैसे पूरा कर दोगे? पूरा करोगे, पूरा करना पड़ेगा। कैसे फिर पूरा करोगे? फिर तो चूज करोगे क्या 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 टॉपिक। कैटेगरी नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले। अगर मान लो 20 टॉपिक हैं, पहला 1, 4, 5, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे ज्यादा समय दे दिया। कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे कभी कभार एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, छोड़ना कोई नहीं, बस 1 आध 2 लाइन समझ लिया कि ये पॉइंट है, 3 पॉइंट लिख के आगे बढ़ गए। कभी अब देखना, जितने इंजीनियर हैं, आपको पता है इंजीनियर की सक्सेस रेट इस एग्जाम में ज्यादा क्यों है? प्रबंध क्षमता के कारण। माध्यम कोई कारण नहीं है, याद रखिएगा, माध्यम कोई कारण नहीं है। जितने भी, अब मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे हिंदी मीडियम से लोग पास किए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस, 100 में 10 में 9 बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, पोल साइंस तो पढ़े ही नहीं हो। कमाल का अंतर आपको नहीं दिख रहा है? ज्ञान ज्यादा उसके पास स्नेह में किया कर रखा है, ज्ञान तो उसके पास ज्यादा है जिसने मास्टर्स कर रखा है डीयू से ना। भाई डीयू जेएनयू से मास्टर कर रखा है, बीएचयू से, माल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रखा है, तो ज्ञान तो उसी के पास ज्यादा है। तो एग्जाम पास कौन कर रहा है? ऐसा क्यों? और जिस दिन आप में ये स्किल आएगी तब देखना शुरू कर दोगे, यार ये ज्यादा हो रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट करो। हमें, आपको पता है, जबरदस्ती ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। क्यों? बच्चा क्या, सर वहां तो 90 दिन में पॉलिटी 90 दिन में हो रहा है, आप 45 दिन खत्म करो ना, ना कुछ गड़बड़ है। और एक बार तो मैं दंग रह गया, कहीं क्लास चल रही थी, एक बच्चा है, कहा सर पढ़ने में मजा आ गया। कि क्या हो गया? हम उसने कहा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 3 दिन से चल रहा है। हम कहे बहुत सही बेटा, बहुत सही दिशा में जा रहे हो। ये समस्या है, ये समस्या है। आप याद रखिएगा, इंजीनियर को आप मूर्ख नहीं बना सकते। उसको डे 1 से पता चल जाता है हाँ ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इतने काम चीज है, वो बिल्कुल फिक्स प्रॉब्लम लेकर आता है। और चूंकि देखिए, मान इसको देखो, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जिसने बीए किया है, हमारा अप्रोच ही भावनात्मक हो जाता है। अब कबीर को पढ़ के डूब रहे हैं, कबीर कबीर कबीर। और कबीर को जब पढ़ लिया तो कबीर तो बाद में आएंगे, पूरे समाज में ही हम कबीर बने हुए हैं।
और निराला पढ़ लिया, उसने कहा अब तो रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ लिया, पहले समाज को बदलूंगा मैं, एग्जाम कैसी तैसी, पहले समाज को बदलूंगा। भावनात्मक, पूरा अप्रोच ही भावनात्मक है। इसलिए मेरे बच्चों देखो, लॉजिकल तो हर आदमी होता है, प्रबंध की क्षमता आप में आएगी। अगर 50 साल 40 साल के बाद आ रही तो किसी काम की नहीं है। 20 साल में आ जाए तारे तोड़ दोगे आप, याद रखना। लेकिन 20 साल में आते हैं, कोई दिल तो पागल है, तो दिल दौड़ भटकता रहता है। कितनी बात कही जाएगी, अब मैं कह दूंगा, फिर 2 घंटे बाद आपको 2 घंटे लगा, हाँ यार बात तो सर ने सही की, अगले दिन से ये सर तो वैसे ही है यार। और जानते हो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, मैंने कई क्लास में बताया, अरे पॉलिटी वाली मेरी किताब पढ़ लेना, बच्चों ने माना नहीं, और रोज आके पैर छूते, सर आप गुरु हो, पैर छूते हैं। गुरु की बात नहीं मानेगा, पैर रोज छुएगा, यही तो समस्या है। अब देखो, अगर आप में प्रबंध की क्षमता नहीं है तो आप पहला तो आप ये सिलेबस कभी पूरा ही नहीं कर पाओगे, हाफते रहोगे हमेशा। अब देखो, जैसे मान लो इसको पीटी देना है, तो मई में पीटी होना, किस डेट को पीटी होना है इस बार का, क्या 24 मई को फिक्स है या बदलेगा? फिक्स ही है ना। जिसको देना है तो आज से वो डेट तय कर ले। अब पता चला अप्रैल आने के बाद हवाइयां उड़ रही हैं, ये हाईली इनप्रोफेशनल अप्रोच है। आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, और फिर अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो जीएस का 4 पेपर, ऑप्शनल्स के 2 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, निबंध के 1 पेपर आप पूरा ही नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर ये सिलेबस नहीं पूरा कर पाओगे तो 3 घंटे में एक पेपर में 20 सवाल के जवाब देने हैं। नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, कितनी बड़ी बात है। एक कभी कोई लॉ का स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था, एक लॉ का स्टूडेंट था, उसको पूछ रहा था मुझसे कि सर ये बताओ, मैं तो लॉ पढ़ी है। मैं कहा देखो मेरे बच्चे, तुमने लॉ पढ़ी है, लेकिन तुम्हारे जज जो है डिसीजन देते हैं 900 पेज में। तुमने जो लॉ पढ़ी है उसमें डिसीजन 900 पेज में आता है, और हमारे यहाँ 150 शब्दों में उत्तर लिखा जाता है। तो 900 पेज के डिसीजन को जिस दिन 150 शब्दों में बनाना सीख जाओगे, उस दिन एग्जाम पास कर जाओगे। एक कला है कि नहीं है? इसलिए ज्ञान चाहिए, कला चाहिए। अब देखो, अब समस्या कहां पर आ रही, इसके लिए पढ़ाई बिल्कुल, अध्ययन बिल्कुल क्रिस्प में होना चाहिए, बहुत विस्तार होना चाहिए। अब कभी मेरा नोट्स आप उठा के देखिएगा, कभी जिसने कभी पढ़ाई, पूरी क्लास का नोट्स उठा के देख लीजिए, एकदम क्रिस्प होता है, टू द पॉइंट होता है। अब उसमें बच्चा क्या ढूंढता है, यार ये तो कम है, समस्या शुरू हो जाती है। अब कम है तो ज्यादा चक्कर में पड़ता है। इसका मतलब है कि आप में प्रबंध की क्षमता फिर नहीं है, आपने सिलेबस को ध्यान से नहीं देखा, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि पहले सिलेबस पूरा कर लो टाइम बाउंड रूप में, फिर ऑप्शंस पूरा कर लो, उसके बाद जीएस पूरा कर लो। हाँ, ये बात अलग है, देखो ऑप्शनल की क्लास लेने में थोड़ा में समय तो लग जाता है। मतलब ये मान लो कि ये बात मैं डे 1 से, देखो भाई जो बात मैंने डे 1 से कह दी, ऑप्शनल को पूरा करने में समय से लग जाता है, फिर हमें हर बेसिक बात बतानी पड़ती है, लिखवानी पड़ती है। तो ऑप्शनल अगर कर रहे हैं तो थोड़ा आपको टाइम लेके आना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि 4 महीने में ऑप्शनल करा देंगे, नहीं हो पाता, क्योंकि अब हर सेक्शन पर इक्वली में ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है भाई, पढ़ने पढ़ाने का एक और तरीका होता है कि जो कई बार ऐसा देखो, प्रोफेशनल टीचर स्टूडेंट को प्रोफेशनलिज्म बताने से पहले तो हमें प्रोफेशनल होना पड़ता है। क्यों? अब मान लो जैसे कि कई बार विश्वविद्यालय की पढ़ाई, यहाँ की पढ़ाई में एक फर्क आ जाता है। देखो, विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर है तो उसका एक टॉपिक पर रिसर्च है। अब मान लो किसी प्रोफेसर का टॉपिक नारीवाद पर रिसर्च है, तो कई बार हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था, प्रोफेसर साहब आते थे, 1 महीना नारीवाद। अब किसी टीचर को प्लेटो अच्छा लग गया, अब 1 महीना प्लेटो ही धुना हुआ है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हार्मफुल है ये। अगर आपको लग रहा है कि 2 पेज में प्लेटो के सारे उत्तर हो जा रहे हैं, उसके बावजूद आप 60 पेज पढ़ रहे हैं, तो फिर आप में प्रबंध क्षमता का अभाव है। ये एग्जाम में आपको असफल बना के ही छोड़ेगा, बाकी उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे, अगर आपके क्वेश्चन पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और एग्जाम्पल तो ये है, जितने लोग मेंस देते हैं, आप जितने लोग मेंस देते हैं यूपीएससी मेंस, उसमें 90 लोग अपने प्रश्न को 3 घंटे में पूरा नहीं कर पाते। 90 मैं बता रहा हूं, 10 ही लोग तो अपने प्रश्न को सही तरीके से पूरा कर पाते हैं, और जो सही तरीके से पूरा कर गए एग्जाम पास कर गए।
बाकी माध्यम, बैकग्राउंड, ये सब एक अफवाह है जो अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से फैला रखी है। माध्यम का चक्कर नहीं है, बैकग्राउंड का चक्कर नहीं है। मेन क्या है, तो जब भी आप पढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप में पढ़ने का तरीका, कैसे हम पढ़ें, प्रबंध की क्षमता, प्रोफेशनल अप्रोच बहुत हाई डिग्री का होना चाहिए। तो अपने आप एग्जाम पास कर जाते हो। और निश्चित तौर पर देखो, जहां पे आजकल तो बड़ी जमाने की बात, तो विश्वास भी कई बार कठिन होता है कि जो मैं बता रहा हूं सही है नहीं सही है। तो एग्जाम दे के देख लो या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के देख लो। दो तरीके होते हैं चेक करने के। ये तो एग्जाम दे के देख लो, यूनिवर्सिटी में देख लो, क्योंकि स्वाभाविक रूप में कई बार कोचिंग का अप्रोच एक बार कई बार फिर हो जाता है, भाई मान लो हमारा ही कोई टॉपिक बहुत अच्छा है, उसी को हम पढ़ाते हुए लगे हुए हैं। तो जो बच्चे पहले हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके उनसे भी आप पूछोगे तो जितना फोकस हमारा फॉरेन पॉलिसी पर होता है उतना फोकस आईजीपी पे भी है, जितना कंपेरेटिव पे उतना थिंकर थियरी पे भी है। भाई टीचर होने के नाते पहले तो हमें प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, फिर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपके पढ़ने के तरीके हैं। जब आप कहोगे क्या क्या किताब पढ़े, तो मान लो कि जो बच्चे किताब पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो हम फिर कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ लो। लेकिन अब मान लो कि जो बच्चे बीए कर रहे हैं, बीए पार्ट 1 में है, तो उनको किताब पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, किताब पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ने से नजरिए विस्तार होता है। पूरा खेल तो नजरिए का है। आपको देखने में कोई नोट्स छोटा लग रहा होगा क्योंकि आपको शब्दों की समझ अभी नहीं है, नजरिए का विकास नहीं है। इसी एनसीईआरटी के एक ही शब्द में मुझे बहुत भारी भरकम चीजें दिखाई देती है, आपको नहीं दिखाई देती। अच्छा, कई बार बच्चे बड़े भावनात्मक सवाल पूछते हैं, कितने घंटे पढ़े? घंटा उंटा नहीं पढ़ा जाता। थोड़े थोड़े सवाल बना लो, दिमाग को फ्रेश करते रहो। आपको प्रोफेशनल तरीका अपनाना है। क्या काम चीज है, नोट्स बना लिया, समझ लिया, और फिर ये देख लिया कि उस आधार पर बाकी विषय को हल कैसे कर लिया जाए। यही तरीका है, पढ़ने का तरीका ही है। तो मान लो कि अगर आप बीए पार्ट 1 में हो तो ऐसे बच्चों को किताब बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अब मान लो इसको एक तत्काल एग्जाम देना है तो उसको किताबें पढ़ने की सख्त हिदायत, मतलब किताब नहीं पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति लेके एक अप्रोच नहीं है। तो मान लीजिए जो जो बच्चा पढ़ रहा है कोई, तो सिद्धांत में अगर आप पढ़ना चाहें कोई किताब, तो एक तो ओपिगावा किताब है जो आप बहुत जानते होंगे, पॉलिटिकल थियरी की है। एक अभी पतली सी किताब आई है, दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ प्रोफेसर ने मिलकर लिखा है, ओरियन ब्लैक स्वान की है। तो उसमें चीजों को बहुत डिबेटेबल फॉर्म में दिया गया है, तो अच्छी किताब है वो। तो राजनीतिक सिद्धांत की भी किताब है, ओरियन ब्लैक स्वान से ही, बड़ी पतली सी है। तो उसमें आपको दिख भी जाएगा प्रोफेसर का अप्रोच कैसा होता है। दूसरी बात, कई बच्चे कहते हैं इग्नू, इग्नू की भाषा बहुत कठिन है। प्रॉब्लम यह है, ठीक है कुछ कुछ चीजें ठीक है, लेकिन कई मामलों में, बल्कि इग्नू से तो कई मामलों में मैंने देखा है कि यहाँ पे जो डीयू का जो डिस्टेंस लर्निंग वाला प्रोग्राम है वो बल्कि ज्यादा सही है, उसमें भाषा ज्यादा आसान है। ऐसे भी कोई एक ही, बस एक, अगर आपने टेक्स्ट उठा लिया, ओपिगावा पढ़ लीजिए, एक ही कोई पढ़िए, एक ही किताब को जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ लीजिए। बजाय के 5 किताबों को एक बार पढ़ते जा रहे हो। अगर आप देखोगे थिंकर्स में, विचारकों में, जबकि और अच्छा एक भी ये भी चेक कर सकते हो, जितनी किताब पढ़ लो, जितना सिद्धांत पढ़ लो, आपको क्लास नोट्स में सारी बातें लिखी गई हैं। क्योंकि हम कोशिश करते हैं संक्षेप में ज्यादा से ज्यादा चीज आपको मिल जाए। अब अगर विचारक के रूप में देखोगे तो एक किताब आती है हिंदी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी माध्यम निदेशालय है, किताब है सुशीला रामास्वामी की। सुशीला रामास्वामी किताब है। अब सारे थिंकर उसमें तो नहीं दिए गए हैं, ग्रामस्की नहीं है, हन्ना अरेंट नहीं है, लेकिन जो थिंकर हैं बहुत स्टैंडर्ड तरीके से लिखे गए हैं। अब मान लो किसी बच्चे को और कोई किताब उसने पढ़ रखी हो तो उसको साइट कर देना, क्योंकि ये सबसे वो किताबें हैं जो मानक हैं। कई बार देख तो गैप आ जाता है, हम जो किताब पढ़ रहे हैं प्रोफेसर पढ़ता ही नहीं, यही तो गैप आता है। अब बच्चा पता नहीं कहां कहां से पढ़ के आया है, अब प्रोफेसर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, एग्जाम के हिसाब से उपयोगी है कि नहीं है। इसलिए जो किताबें बता रहे हैं वो स्टैंडर्ड किताबें, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन कौन देखेगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। जैसे दूसरा है भारतीय शासन राजनीति, इस पे एक किताब बड़ा मुश्किल से मिलती है। ये बड़ा स्कैटर्ड भारतीय शासन राजनीति, जैसे कि भारतीय शासन राजनीति वाली सेक्शन में अलग अलग टॉपिक को अलग अलग, मतलब आज की डेट में
एक जमाने में एक अच्छी किताब आती थी, अब तो बहुत मुश्किल है मिलना उसका, बल्कि एस एम सईद की बुक थी। अब वो शायद, अब जब ये पॉलिटिकल सिस्टम वाली किताब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ जाएगा संविधान कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि हमने तो ऐसी आर्टिकल वाली चीजें पढ़ रखी हैं, संविधान का पूरा ही गड़बड़ा दिया मामला, संविधान केवल आर्टिकल में चेंज कर दिया। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर एक किताब में सबसे अच्छी कहेंगे तो इंडियन एस एम सईद की किताब अच्छी है। लेकिन हमने फिर कहा कि इस सेक्शन में जो अप्लाइड है तो एक ही किताब सफिशिएंट नहीं हो पाती, तो बाकी में आप नोट्स आप देख सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस में या तुलनात्मक राजनीति में, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तुलनात्मक राजनीति में अगर देखा जाए तो अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हमारी किताब तो है ही है, क्योंकि मैं अपनी किताब इसलिए नहीं बताता कि आपको लगे सर अपनी किताब बताए जा रहे हैं। तो पहले देखोगे तब तो जितनी किताबें आपने पढ़ी है तब कंपैरिजन तभी तो हो पाएगा, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप देख लो। तो तुलनात्मक राजनीति में किताब है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ही राइटर है, तो मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन ट्रिनिटी पब्लिकेशन से है वो, तो ट्रिनिटी पब्लिकेशन से है। हाँ, बिस्वाल, तपन बिस्वाल, तपन बिस्वाल की किताब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, आप देख सकते हो। और दूसरी बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो हिंदी माध्यम निदेशालय है उससे कोई किताब अगर मिल जाती है तो अच्छा, उसके स्टैंडर्ड अच्छे हैं। तो वो जो कि हिंदी, यहीं पे आपका बगत कैवेलरी लेन में ही है वो किताब का सेंटर पूरा, कभी आप ऐसे घूम टहल के देख सकते हो। उसके बाद देखिए, जहां तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात है उसमें हिंदी में किताब बहुत अच्छी कोई नहीं है, मतलब किताबें तो हैं, जैसे जितने मैंने बाकी हिंदी में किताबें बताई वो उसी स्टैंडर्ड की है जो किताबें इंग्लिश में है। चूंकि हमें तो हर आदमी से कॉम्पीट करना है, और इसलिए आप देखो अगर आपकी भाषा अच्छी है, लेखन अच्छा है, तो आप देखते हो कि हमेशा हर बच्चे को प्रेफरेंस मिलता है। कई बच्चे बड़े गड़बड़ करते हैं, मैंने कई बच्चों से ऐसे मिले जो दबाव में मीडियम ही चेंज कर दिए। भाई आप मीडियम चेंज कर रहे हैं तो आपको तो कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन करना है। तो नॉलेज का हमेशा फर्क होता है, भाषा आपकी कितनी कमांडिंग है, आप प्रेजेंटेशन कैसा करते हैं, न कि इंग्लिश में लिख रहे हैं हिंदी में लिख रहे हैं। कई बार तो आप देखो माध्यम कितना मिसकंसेप्शन होता है। मैं गुजरात में पढ़ाने जाता था, अहमदाबाद में एक सेंटर था स्पीपा, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे ज्यादातर बच्चे गुजराती मीडियम में एग्जाम लिखते थे और एक एक साल से 10-10 सिविल सर्वेंट बनते थे गुजराती मीडियम में लिख के। अब बताओ हिंदी के साथ भेदभाव होगा? ये मिसकंसेप्शन है। अब आप देखो बाकी तो अलग अलग तरीके हैं कि हिंदी माध्यम में क्या होगा कि ये ऑप्शनल बुरा है, ये अच्छा है, ये मीडियम बुरा है, ये अच्छा है। तो ये सारी बातें एक तरीके से दुष्प्रचार का परिणाम हो गए, बच्चों ने उसे मान लिया। इन सब वजहों से रिजल्ट खराब हुआ है। बाकी और आज की सरकार में तो हिंदी को बाकायदा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आज की सरकार में हिंदी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा तो फिर कभी नहीं मिल पाएगा वो। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फिर हमने कहा यहां पे थोड़ी हिंदी वाली किताब की कमी है, वो किसी भी सेगमेंट में देखेंगे। यहां पे सबसे बढ़िया किताब जो है एंड्रू हेवुड की इंग्लिश में है, एंड्रू हेवुड की है, और उसका नाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स। याद रखिए उनकी कई किताबें हैं, तो टाइटल हमेशा ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स। छोटी सी किताब है उनकी, बढ़िया लैंग्वेज, बड़ी आसान सी है, समझने में भी आपको बड़ी आसानी रहेगी। पर कूलिंग बढ़ा देना तो समझने में बड़ी आसानी है कि किताब अगर मर्जी हो तो वही पढ़ लीजिएगा। विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में, अच्छा अब फॉरेन पॉलिसी में आप देखोगे कि बड़ा चैलेंज ये है, फॉरेन पॉलिसी में अगर आप अच्छी किताब के नाम देखो तो जैसे मान लो कि एस जयशंकर वाली किताब आप पढ़ रहे हो, तो उसमें समस्या ये है ना कि पूरा बैकग्राउंड काट के दिया हुआ है।
अब एस जयशंकर किताब पढ़ोगे तो बातें कटी कटी दिखती हैं। तो ऐसे मामलों में कभी आप देखना, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में मेरी किताब आती है, ओरियन ब्लैक स्वान से, उसको आप पढ़ के देख लेना। और विदेश नीति में भी, भारतीय विदेश नीति में एक मेरी किताब है, उसको पढ़ के आप किसी भी हिंदी में उपलब्ध किताब से कंपेयर करो तो हमेशा वो आपको बेहतर दिखेगी। ये भी दोनों किताबें ओरियन ब्लैक स्वान से ही है। अदरवाइज इंग्लिश में तो बड़ी सारी किताबें हैं। अब माने कभी आपको मन हो तो इस बेसिक किताब पढ़ने के बाद आपको मन हो तो आप पढ़ लेना एस जयशंकर की। अब पहले एस जयशंकर किताब पढ़ोगे तो कुछ हवा ही नहीं लगेगा। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हिंदू पढ़ के फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल लिख दें, नहीं हो पाएगा। अब हिंदू वगैरह के तब आप उसका उपयोग कर पाओगे जब आपको बेसिक जानकारी बहुत जबरदस्त हो। तो एक बेसिक जानकारी के लिए आप मेरी किताब देख सकते हो। और किताब देखो, एक बार क्वेश्चन पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या हुआ है, सवाल कैसे पूछा गया है। तो ये पढ़ने का तरीका है कैसे में पढ़ना चाहिए। और हमारे फिर आपको बता दें, ये आपका सिलेबस हो गया। पहला 2 पेपर ये है। उसके बाद इसके बाद जो आपका ये है, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो आप देखोगे आईआर का पूरा सेगमेंट, और कहा भी जाता है दोनों पेपर के फर्स्ट पार्ट क्रक्स है। अगर आपने आईआर थ्योरी पढ़ ली, अगर आपने आईआर थ्योरी पढ़ लिया तो आप देखो सारा, अगर आपने आईआर थ्योरी पढ़ी, की कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो सारी आईआर थ्योरी को अप्लाई कर देते हैं हम सेकंड पार्ट में। जैसे आपने थ्योरी पढ़ लिया, विचारधारा पढ़ लिया, विचारधारा पढ़ लिया तो हमने उसको अप्लाई कर दिया संविधान में, राष्ट्रीय आंदोलन में। वैसे ही जो आईआर की थियरीज हैं, पावर, कोल्ड वॉर, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्हीं सब चीजों को अप्लाई करते हैं फॉरेन पॉलिसी में। अब आप देखोगे चारों पेपर में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, हमें सबको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात है, दोनों पेपर के जो सेकेंड पार्ट है, इंडियन वर्ल्ड और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखने में बड़े सरल है, लेकिन लिखना सबसे चैलेंजिंग यहीं पे है। तो आपने कई बार सुन रखा होगा कि दोनों पार्ट के एप्लीकेशन वाले भाग पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। कई बार आपने बात सुन रखी होगी, शायद कारण बच्चे नहीं जानते। कारण यह है, जहां विश्लेषण आपके उत्तर में ज्यादा होगा मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। जहां आप केवल लिख रहे हो इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मान लो कि अब आपने लिख दिया इन्फॉर्मेशन कैसा है कि मान लो कि चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपति मिले और आपने इन्फॉर्मेशन ढूंढ लिया कि चाइना अमेरिका के बीच में रेयर अर्थ के मामले पर, व्यापार के मामले पर समझौता हो गया। ये इन्फॉर्मेशन है। विश्लेषण क्या है कि क्या अमेरिका की ताइवान के प्रति पॉलिसी बदल जाएगी। विश्लेषण क्या है, क्या अमेरिका और चाइना के बीच में चलने वाली सामरिक प्रतिस्पर्धा दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में खत्म हो जाएगी। विश्लेषण। तो लिखना बड़ा चैलेंजिंग होता है। देखने में जो पेपर सरल है वहां स्कोर करना बहुत कठिन है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उत्तर थोड़ा एकदम से देखने में तो ऐसा लगता है कुछ भी न्यूज़पेपर में गवर्नर के बारे में आज लिख दिया, ऐसा नहीं है। संसदीय शासन, संघात्मक शासन, हमें हर उत्तर का जवाब कैसा देना पड़ता है, सैद्धांतिक। और लास्ट बात आपको ये बता दें, मान लो कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लास अच्छी है, ऑफलाइन क्लास अच्छी है। देखो ये तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑफलाइन क्लास की खास बात है, मेरी निगाह सब पे रहती है। तो आपको कभी ना पढ़ने का मन होगा तो भी आपको जबरदस्ती बैठना ही पड़ता है, और आप इधर उधर कर नहीं सकते। तो आपको, जबकि इसी 2 घंटे क्लास में 2-3 बार लोग पानी पीने जाते हैं, पता नहीं क्या, 2 घंटे क्लास, सुबह सुबह 2 घंटे क्लास में प्यास लग जाती है उनको, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो आप सोचो जब इस क्लास में आप इतने इनडिसिप्लिन हो तो ऑनलाइन वाली क्लास में क्या होगा। आधा आप देखा। तो कई बार क्या होता है, ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत हाई डिग्री का डेडिकेशन चाहिए, नहीं फॉर्मेलिटी ज्यादा हो जाती है। क्लास कर लिया, अब ठीक क्लास कर लिया, आधा करते करते क्लास कोई दोस्त आ गया, और दोस्त कैसे हो, चलो उसी में बात आ गई। क्लास कर रहे हो तब तक मम्मी ने कहा ओ सो देखो गाय उधर भाग रही, पकड़ो उसको गाय। अब उसके गाय के पीछे दौड़ रहे हो। तो मेरे बच्चों, ऑनलाइन क्लास बहुत ही डेडिकेटेड लोगों के लिए काम करती है। ऑफलाइन में हमारे सामने होते हो और हमारे सामने होगे तो
हमारी नजर भी रहती है किन बच्चों का ध्यान है, किन का ध्यान नहीं है, कौन क्लास में कितनी बार आते हैं, कौन बंक मार रहे हैं, कौन कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं, ये सब ध्यान होते हैं। इसलिए मर्जी तो आपकी है, लेकिन ये माना जाता है ऑफलाइन क्लास का कोई विकल्प दुनिया में नहीं है। अच्छा, रिश्ते ऑफलाइन बनाओगे या ऑनलाइन बनाओगे? अच्छा, फोन में बात करते समय संजीदगी महसूस होती है आमने सामने? कैसे संजीदगी महसूस होती है? तो लॉजिकल भाई, इसलिए मैंने कहा ऑनलाइन मेरे बच्चों ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी है, अब जो बच्चा दिल्ली आ ही नहीं सकता उसके लिए ऑनलाइन ठीक है, लेकिन ऑफलाइन क्लास का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी तो ऑफलाइन ही चलती है, ऑनलाइन थोड़ी चलती है। इसी बात के साथ अब हम अपने विषय की शुरुआत करेंगे। ये बेसिक बात हो गई। आपको क्या पूछना है आप बता दीजिए। कुछ पूछना हो, जितनी बात मैंने बताई, कुछ पूछना हो तो बताइए ना, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पॉलिटिकल थियरी हम शुरुआत यहीं से करेंगे। क्या करें? क्वेश्चन पैटर्न। एक बार टॉपिक तो बता दे। मान लो टॉपिक, क्वेश्चन पैटर्न टॉपिक के साथ बताना ज्यादा अच्छा होगा। मान लो किसी बच्चे ने ये पढ़ा ही नहीं है, स्वतंत्रता समानता न्याय, और मैं इसको बताने लगूं स्वतंत्रता पर ये सवाल आया, ये सब, तो उसके लिए बात अजीब सी रहेगी। क्वेश्चन पैटर्न मैं टॉपिक के साथ बता दूंगा। ये बात आप देखो, हर टॉपिक के साथ मैं बता दूंगा नेचर कैसा रहा है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पैटर्न हमेशा कॉन्सेप्चुअल ही होता है। जीएस में देखो, विषय में देखो, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा? कॉन्सेप्चुअल। वो कभी सीधा सवाल नहीं पूछेगा। बस अब भाई मैं थियरी की बात छोड़ के आपको फॉरेन पॉलिसी की बात मैं बता दूं, आईजीपी की बात बता दूं, और पीटी का सवाल आप देखना। जब बच्चे, कई बार होता क्या है, जब भाई पॉलिटिक वगैरह पढ़ते हैं, पीटी के सवाल में कॉन्सेप्ट पूछ लेता है वो, मेंस में छोड़ ही दीजिए वो, तो हमेशा सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछता है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब आप देखो ऐसे, जैसे अब मान लो कि कभी, इतनी बात तो आप जानते हो, गवर्नर के आपका डिस्प्यूट है आर्टिकल 200, गवर्नर आर्टिकल 200 के मुद्दे पर डिस्प्यूट है, तो एग्जामिनर कभी सीधा सवाल नहीं पूछेगा कि बच्चों अनुच्छेद 200 के विवाद का मुद्दा क्या है, अपना विचार बताइए। ये इंफॉर्मेशन है। वो क्या पूछेगा कि आपको लगता है कि हालिया वर्षों में संघ के द्वारा राज्यों की स्वायत्ता पर अतिक्रमण किया गया है? तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करिए। घुमा दिया उसने प्रश्न। यही प्रोफेसर का तरीका है। इसलिए मैंने कहा पहले पढ़ना सीखिए, लिखने पर हड़बड़ी मत करिए। अगर आपने ध्यान से बात को सुन लिया, लेकिन हाँ 2 घंटे क्लास में रही तो क्लास में ही रहिए। देखिए बच्चों, आजकल एक बड़ी गड़बड़ी है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि जब क्लास में आते हो तो आजकल बच्चे क्या रात रात भर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, और फिर आके वो सोचते हैं रात भर लाइब्रेरी में पढ़ा, उसके बाद सीधे क्लास में आ गए, सो रहे हैं, दिमाग अलर्ट नहीं है। 2 घंटे क्लास में अगर आप अलर्ट हो तो 8 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द के वजन को, तब आप समझ पाओगे। जब पहले पढ़ के आओगे, दिमाग हाईली कंसंट्रेट रहेगा। अब जानते हो कई बच्चों में मना करता था, मेरे अब विगत में से एग्जाम्पल रहे हैं। अब मान लो कि कई अच्छे अच्छे बच्चे अब क्लास में आके थके हुए हैं, मैं बार बार पूछता था क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। कहा सर इससे और अच्छी पढ़ाई हो, टाइम वेस्ट नहीं होता। पीटी पास नहीं कर पाए वो लोग। भूतों की तरह पढ़ने की आवश्यकता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा पढ़ो कोई पता न कर पाए पढ़ते भी हो। स्मार्ट मैनेजमेंट, प्रोफेशनल तरीका। सुबह सुबह पार्क में जा रहे हैं, कुछ चिट लेके लिख लिया, कुछ याद नहीं हो रही है, जेब में डाल लिया, घूम रहे हो, एक बार चिट देखा फिर जेब में डाल लिया। दिमाग में हमेशा पढ़ाई चलनी चाहिए। एक कोई मिल जाए, पढ़ रहे हो ना ना यार मन ही नहीं लग रहा है, देख रहे हो मन नहीं लग रहा है बिल्कुल। हम उल्टा करते हैं, कोई भी मिल जाए, पढ़ रहे हो हाँ, 8 घंटे लाइब्रेरी से आ रहा हूं मेरे बच्चे, चाय सुबह से नहीं पिया है, क्यों? सिंपथी मिल जाए मुझे। भावनात्मक तरीका है। हॉस्टल में सब लोग जान जाए सबसे पढ़ाकू बच्चा कौन है, भावनात्मक तरीका है। कुछ भी इससे होता नहीं। दिखो ऐसा कोई भाप न पाए, इसलिए ये सब तरीके हैं। तो डेंग शाओपिंग ने, चाइना के पूर्व नेता डेंग शाओपिंग ने क्या कहा था? कीप अ लो प्रोफाइल, हाइड योर स्ट्रेंथ बाय योर टाइम।
और इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। जीवन आजकल युवाओं को देखिए, सोशल मीडिया वगैरह में क्या हो, नकारात्मक बातें, नकारात्मक बातें। मेरे बच्चों, इसीलिए अगर आपके पास बाइक नहीं है, दुनिया को देखने का दो तरीका है। यार मेरे पास बाइक भी नहीं है, मैं इतने गरीब आदमी हूं। दूसरा, अच्छा किया बाइक नहीं है, कई बुरी आदतों से बचा हुआ हूं। नहीं बाइक होता तो रोज दोस्त इधर उधर भगाते। दुनिया को ऐसे देखोगे। मेरे बच्चों, सबसे ऊर्जावान रहो, सकारात्मक रहो। सुबह सुबह 1 घंटे अपने आप पे वर्कआउट करो, ध्यान करो, कंसंट्रेशन करो। ये फील्ड ऐसा है, यूपीएससी का फील्ड लंबा है, उसमें आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है। आप कल्पना करो, जो इंटरव्यू में जाता है वहां से वापस आ जाता है। आप तो पीटी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे इसलिए परेशान हो। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत, पेशेंस। और मैं तो पॉलिटिकल साइंस में बार बार पॉलिटिशियन के नाम देता हूं। शरद पवार से एक बार पूछा गया कि पॉलिटिक्स में रहने की क्या विशेषता है, उनका पर्सन विथ थिक स्किन एंड पेशेंस। मोटी चमड़ी के हो जाओ, मकान मालिक करे बेटा तुम्हारा नहीं होगा, आंटी कोई बात नहीं, नमस्कार चाय पिलाओ जाओ। अबे नहीं, दुखी हो गए, आंटी ने ऐसे कह दिया मुझे, आंटी ने ऐसे कह दिया, सर ने ऐसे बोल दिया मुझे। बताओ, सर ने पता नहीं कितने लोग बोलेंगे अभी आपको। मोटी चमड़ी का हो जाओ, अपना काम करते रहो। कोई कहेगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कहा हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा भाई, चलो हम तुम्हारे साथ हो जाए, कुछ नहीं होगा। शीशे का दिल लेके दौड़ोगे या आयरन का? मेरे बच्चे, ये बहुत आजकल की दुनिया में बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जानते हो, युवा बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर डिप्रेशन हो रहा है। हम ये क्या होता है? सकारात्मक अप्रोच, नकारात्मक बातें नहीं। और कमी अपनी देखो, दुनिया की नहीं। कमियां अपनी देखो, अच्छाई दूसरे की, अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। सकारात्मक युवा का मतलब सकारात्मक। अब कोई युवा बैठा हुआ क्लास में, सुबह सुबह आया हुआ है, ऊँघ ले रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है, अजीब सा फील नहीं होता? ऐसे इत्मीनान से, ऊर्जावान, मुस्कुरा के देखो। बुद्ध की तरह बैठ जाओगे, रिएक्शन नहीं आ रहा है, गड़बड़ बात है कि अच्छी बात है? ब्रेन संचालक है। ब्रेन जब सही दिमाग में चलता है, पूरी शरीर ऊर्जावान रहती है। इसे युवाओं से इतनी अपेक्षा मैं करता हूं। सुबह सुबह आए, थोड़ा सा ऊर्जावान, सकारात्मकता, यही तो जीवन को बदलने वाली शक्ति है। विषय पर आ जाते हैं अब किस पे? सीधा राजनीतिक सिद्धांत पे। अब हम कुछ पूछना तो नहीं आते? हाँ, जब आप ये कहते हो सिलेबस पूरा कितने दिन में होगा, छुट्टी के अलावा 8 महीने से कम नहीं लगेगा। जो छुट्टी है इसके अलावा तो मतलब 8 महीने लग ही जाता है। मेरे बच्चों देखो, टाइम देना पड़ेगा आपको थोड़ा, इसलिए मैंने कहा कि इस ऑप्शनल के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आनी चाहिए। तो पहला, कुछ बेसिक शब्द हम क्या पढ़ेंगे पहले? राजनीतिक सिद्धांत। और भाई राजनीतिक सिद्धांत में पहले टॉपिक से पढ़े, 5वें से पढ़े, तीसरे से पढ़े, उसके पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता दें, उसके बाद हम शुरू करें टॉपिक। तो नोट्स आपको मिल गया होगा। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि नोट्स में पहला टॉपिक आप पढ़िएगा विचारधारा, जो आपके सिलेबस का 5वें नंबर का टॉपिक है। उदारवाद, समाजवाद, क्योंकि हम सिलेबस वहां शुरू करें, कारण आपको बता देंगे। पहले टॉपिक से हम शुरू नहीं करते, उसका कारण है। लेकिन एक बेसिक बात आपको बता दें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मामला क्या है, फिर हम बता दें कि क्या पढ़ना है। पहला पहला हम देखेंगे, पहला राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। बल्कि अब जब कई बार इतनी बेसिक बातें एग्जामिनर पूछ लेता है, मेंस का सवाल है कि पॉलिटिक्स के विभिन्न अर्थ क्या है, टिप्पणी करिए, यही बात मेन से पूछी गई है। तो आप देखोगे आईएएस एग्जाम में बड़ी बेसिक सी बातें, बड़ी व्यवहारिक सी बातें पूछी जाती हैं। बहुत आपको विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छी समझ हो जाए, लिखिए। और आप जानते हो पहले पढ़ के आओगे उसका फायदा क्या होता है। जब मान लो पहले पढ़ के आ रहे हो, मैं किसी शब्द पे दबाव डाल रहा हूं, उसके मायने आप समझ पाओगे। ये पता चला पूरी कहानी बन जाती है, फिर वो पता चला कि पढ़ के ही नहीं आ रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। इससे पहला शब्द क्या है? पॉलिटिक्स। दूसरा शब्द क्या है? राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी।
पहला, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। दूसरा, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ये सारे शब्द बार बार आते हैं। पॉलिटिकल थियरी क्या है। फिर चौथा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, राजनीतिक विचारधारा क्या है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब बात यहीं शुरू करेंगे, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। तो आप जानते हो कि पॉलिटिक्स के बारे में एक बेसिक सी बात, किसने क्या कहा। जैसे हम विद्वानों का देखिए, हम इंफॉर्मेशन है बताएंगे, लेकिन उसको संदर्भ में, कहानी के कॉन्टेक्स्ट में, आर्गुमेंट के साथ। अब एक पॉलिटिक्स की बात करनी हो तो किन किन लोगों का नाम हम लेंगे। भाई पॉलिटिक्स में अपने ही लाइन में बता दे तो नहीं बात बनेगी। पॉलिटिक्स बताएंगे एक सामान्य सी बात, लेकिन किन किन लोगों का रेफरेंस हम लेंगे। पॉलिटिक्स को बताने में सबसे प्रमुख रेफरेंस जो हम लेंगे, समकालीन विचारक है हन्ना अरेंड, जिन्होंने किताब लिखी। पॉलिटिक्स बताने में हम सबसे पहले रेफरेंस लेंगे हन्ना अरेंड का। इन्होंने किताब लिखी ह्यूमन कंडीशन। बात हमें सामान्य बताएंगे, लेकिन इन विद्वानों का नाम बीच बीच में लिखते जाएंगे। हम देखिए, फिर हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, बीच में इंफॉर्मेशन हम उल्लेख कर देंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बता देंगे। अच्छा, किताब के नाम मैं ऐसे लिख देता हूं। अब मान लो कि एग्जाम में लिख रहे हो, किताब के नाम अगर नहीं लिखे तो भी चल जाता है, लिखिए तो ठीक ही बात है। खराब इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन होता है भाई, रेफरेंस आप दे रहे हो। लेकिन जो यूजीसी सीटी यूटी वगैरह एग्जाम देते हैं, उनको फायदा मिल जाता है कि ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरी राजनीति की बात हम करेंगे गार्नर के कॉन्टेक्स्ट में। गार्नर ने किताब लिखी है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तीसरी, हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे डेविड के हिसाब से। उन्होंने किताब लिखी पॉलिटिकल एनालिसिस। लेकिन इन सारी, अब देखो एक तरीका हमने बता दिया कि पॉलिटिक्स को समझना है तो हम हंडारन की बात करेंगे, गार्नर की बात करेंगे, उसके बाद फिर डेविड ईस्टन की बात करेंगे। लेकिन लिखने का तरीका हमारा बड़ा सामान्य होगा। अब मान लो इन विद्वानों की बात करें तो आपको थोड़ी उलझन होगी, तो हम हर चीज को बड़े ही सामान्य शब्दों में समझ लेते हैं, क्योंकि जो इन्होंने कहा उसका मतलब क्या है, सारांश आप ऐसे देखो। पहले आपको पहले इनकी बात कहीं भूल जाना, अभी इंफॉर्मेशन में बता दिया। आपके साथ किसी ने पॉलिटिक्स की है? आपके साथ किसी ने पॉलिटिक्स की है क्या? किसने किया है? आपके साथ किसी ने पॉलिटिक्स किया या नहीं किया? किसके साथ पॉलिटिक्स हुई है? क्योंकि जो हम सामान्यतः पॉलिटिक्स, अच्छा हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई, जो पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहा है वो भी शब्द का प्रयोग करता है। इसका मतलब जब आप ये कह रहे हो कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो गई, इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि आपके साथ कोई षड्यंत्र हुआ, धोखा हुआ। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? षड्यंत्र, धोखा। जब आप ये कहते हो हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई,
उसको सकारात्मक शब्द में प्रयोग कर रहे हो या नकारात्मक? आप कौन सा शब्द उसका मान रहे हो? नकारात्मक। इसलिए कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि राजनीति बदमाशों का अड्डा है। तो अब इसका मतलब है कि राजनीति करना हो तो क्या करिए? दांव पेच, छल, षड्यंत्र। और हमारे यहां छल करने में, षड्यंत्र करने में, दांव पेच करने में जिन दो महारथियों के नाम बार बार लिए जाते हैं, उनमें एक है चाणक्य, दूसरा है मैकियावेली। राजनीति का पहला मतलब तो नकारात्मक है, लेकिन अगर आप देखेंगे राजनीति का दूसरा मतलब बहुत सकारात्मक है। अब दूसरी बात है, राजनीति का यह मतलब तो सब जानते हैं कि उनके साथ धोखा हो गया, षड्यंत्र हो गया, उनके साथ पॉलिटिक्स हो गई, और हर व्यक्ति के साथ कहीं कहीं पॉलिटिक्स हो ही जाती है। लेकिन अब बात ऐसे देखिए, पॉलिटिक्स का दूसरा मतलब जो हन्नान ने बताने का प्रयास किया, आपके यहां पंचायत है? आपके यहां पंचायत है? ग्राम सभा की बैठक कभी हुई? अच्छा चलो ठीक है, नहीं हुआ। आप इस क्लास में आते हो डेली? अच्छा, अगल बगल कूड़ा करकट गंदगी देखते हो? कभी साफ करने का विचार आया? नहीं आया। इसलिए मेरे बच्चों, आपको बताएं पॉलिटिक्स का दूसरा सकारात्मक मतलब क्या है। ये तो नकारात्मक मतलब है पॉलिटिक्स समझ, दांव पेच, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। लेकिन पॉलिटिक्स का जो सकारात्मक मतलब है, उसका मतलब ये है कि जब समाज में कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान का कारण तलाशना, उस समस्या के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करना, इसका नाम राजनीति है। बात को और एक्सप्लेन कर दें, मान लीजिए कि पॉलिटिक्स क्या है। अगर आपके मोहल्ले में बड़े कूड़ा करकट हो गए, आपके मोहल्ले में, और एक एग्जाम्पल देखिए, ऐसे लिखने में भी आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है। अब सारी बात हन्नारायण की लिखे जा रहे हो, हन्नारायण की बात हम एक दो लाइन में लिखवा देंगे, ये बात हम लिखवा भी देंगे आपको। लेकिन आपको पॉलिटिक्स अगर मतलब बता दें, इस अर्थ में गांधी ने पॉलिटिक्स किया था। गांधी ने क्या किया था? अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था, समुदाय की भलाई के लिए, अपने हितों के लिए, समुदाय की भलाई के लिए। इसे आप भी पॉलिटिक्स कर सकते हो। संडे को सारे अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, लंगर खाने वाला नहीं, भंडारे वाला नहीं। कई बच्चे भंडारे वाला व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, दिल्ली स्वच्छ दिल्ली अभियान। सारे बच्चों को व्हाट्सएप करिए, भाई देखो जिस क्लास में हम जाते हैं वहां के आसपास में बहुत गंदगी दिखी, अब सारे इकट्ठे हो जाओ। कहीं आसपास मैदान है, कहीं ग्राउंड है, उस ग्राउंड में सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। अब ये हो जाए, अब ये सारे इकट्ठे हो गए तो उसे एक प्रस्ताव पारित करेगा, भाई गंदगी दूर करने के लिए सबके पास एक एक झाड़ू चाहिए। तो दूसरा कहेगा, ये बताओ यार झाड़ू तो चाहिए, झाड़ू का पैसा कौन देगा? तो फिर तीसरा कहेगा, झाड़ू का पैसा सब देंगे। तो फिर चौथा कहेगा, ठीक है झाड़ू का इंतजाम हो गया, तो अब इस मोहल्ले को साफ करने में कौन कौन झाड़ू उठाएगा? ये है पॉलिटिक्स। अब तब तक पचवा आया, एक आदमी झाड़ू नहीं उठा रहा, पचवा दो लाफा दिया, उठा झाड़ू, झाड़ू नहीं उठा रहा है। ये पॉलिटिक्स है या नहीं है? नहीं है। यानी आप याद रखिए, पॉलिटिक्स ये कहानी यूनानी दौर के युग की है, जब वहां पोलिस शब्द का प्रयोग होता था। पुलिस का मतलब है समुदाय की गतिविधि, POLIS। जब कहा जाता है यूनानी दौर में राजनीति का पहला मतलब आया, तो वहां पे यूनान के एथेंस में सारे नागरिक ऐसे इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे होकर ये कहते थे, भाई देखो ये समाज की समस्या है, ये हम लोग हैं, आपस में विचार विमर्श किया जाए, हमें क्या करना है। बात ध्यान में रखने की है, हिंसा न किया जाए, किसी पर बल का प्रयोग न किया जाए, बल्कि आपसी संवाद विचार विमर्श से दूसरे के विचारों को बदला जाए, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में तमंचे पे डिस्को भी आता है क्या? यानी बिहार में चुनाव होने वाला है, आपके लिए पॉलिटिक्स करने का कोई स्कोप है या नहीं है?
अच्छा, पॉलिटिक्स का मतलब चुनाव से है, सत्ता से है, या समुदाय की भलाई से है? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। पॉलिटिक्स का मतलब है सत्ता से ही नहीं है, चुनाव से ही नहीं है। ये पॉलिटिक्स के छोटे मतलब है। पॉलिटिक्स का बड़ा मतलब क्या है? जहां समुदाय इकट्ठा हो जाए। पॉलिटिक्स का बड़ा मतलब क्या है? जहां सब लोग मिलकर काम करें। पॉलिटिक्स का बड़ा मतलब क्या है? जहां समुदाय के भलाई के लिए काम किया जाए, और ये भलाई का निर्णय आपसी विचार विमर्श के द्वारा लिया जाए। विचार विमर्श यानी जो कोई व्यक्ति असहमत है, कोई आपका ऐसा दोस्त है, बेकार की बात कर रहे हो, या हम तैयारी करने आए, झाड़ू उठाने आए हैं, कहा नहीं मेरे दोस्त, ये तुम्हारा अपना शहर है, झाड़ू चलाओगे शरीर ठीक रहेगा, सामुदायिक दायित्व तो बढ़ेगा, बीमारियां नहीं रहेंगी। उसको कन्विंस करिए कि नहीं, ये खराब समय नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाएगा। और उसके बाद सब लोग इकट्ठा हो जाओगे तो साथ में समोसा भी खाया जाएगा, थोड़ा लाफिंग एक्सरसाइज होगी। आप केवल अपने अपार्टमेंट में कमरे में कैद रहेंगे या सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेंगे? आप ही बोलो। सामुदायिक गतिविधि में भाग लोगे या नहीं लोगे? इसी का नाम हन्ना आरेंट ने क्या कहा? राजनीति। अब देखिए राजनीति की परिभाषा उन्होंने कैसे कर दी। इसलिए हन्ना आरेंट के डिफिनेशन में राजनीति भारत में किसने किया? गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। विनोबा, क्योंकि जो कि धीरे धीरे राजनीति के मतलब बदले। आप कहोगे सर आपकी बात में मुझे थोड़ा डाउट है, ये राजनीति की बात कर रहे हो या एथिक्स की बात कर रहे हो? आप एथिक्स की बात किए जा रहे हो। इसलिए हमने कहा हम आधा तो एथिक्स ही पढ़ते हैं। इसलिए आपको, अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ ली तो एथिक्स आपके लिए रिपीटिशन होगा। और जिसने पढ़ रखी हो मुझे बताना क्लास के बाद आके कि मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। आप कहोगे ये तो नैतिकता की बात सर आप किए जा रहे हो, झाड़ू लगाओ, समुदाय की सोचो। पहले पीटी क्वालिफाई करें या पहले समुदाय की सोचे? अब बताइए। पहले पीटी, अपना भला जग भला। और कई बार बड़ी बड़ी फिलॉसफी ट्रक के पीछे लिखी रहती है। एक बार मैंने किसी ट्रक के पीछे देखा, भगवान सबका भला करना लेकिन शुरुआत मुझसे करना। अब बताओ कैसी पॉलिटिक्स करोगे? यही थोड़ा लिखो। यहीं से बात शुरू हो लिखने की, क्योंकि मैंने कहा हर चीज में लिखवा दूंगा। तो पॉलिटिक्स की परिभाषा कैसे हरनारायण ने कही? अच्छा, ये पॉलिटिक्स की परिभाषा दिखने में नैतिक लग रही कि नहीं लग रही है? समुदाय की भलाई, समुदाय का निर्णय, समूह में शक्ति, सब लोग मिलकर काम करेंगे। भाई ये है या ये होना चाहिए? यहां तो पता चला बच्चा सुबह सुबह दुकान पर आया, रात में नींद ली, सीधा शिखर पान मसाला फाड़ा, कहा अब दिमाग चमक रहा है। सुबह सुबह बच्चे ये सब फुर फुर कर, ये क्या है भाई? उनका उसे पेट साफ होता है, उनका है ये, इससे पेट साफ होता है। उनको साफ करने की जरूरत है, पेट साफ करने की जरूरत है। इसलिए मेरे तो समुदाय की भलाई। तो अब कभी गांव में चले जाओ, अब जब भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, फिर भी लोग बॉटल लेके खेतों में जा रहे हैं, तो उनको दौड़ाओगे या समझाओगे? गांव आपका है, स्वच्छता बनाए रखना आपका दायित्व है, आइए हम मिलकर काम करें। इसी का नाम क्या है? राजनीति। और हमने क्या समझ लिया? राजनीति का मतलब है गुड्डू भैया और मुन्ना भैया के बीच का संघर्ष। यही राजनीति है क्या? या किसके बीच का संघर्ष? बनराकस और प्रधान के बीच का संघर्ष। पंचायत ही राजनीति नहीं है। राजनीति का एक बड़ा मतलब है, इसे याद रखिएगा। इसी अर्थ में अरिस्टोटल ने कहा था पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। मेडिकल साइंस इज मास्टर साइंस नहीं। मेडिकल साइंस में क्या पढ़ाई होती है? हड्डी, मांस, खून, गंदी गंदी सब बातें। अरे शरीर खुल जाए देख नहीं पाओगे। और डॉक्टर कहता है मैं बहुत बड़ा। मेडिकल साइंस वाले किसी को समझते नहीं। हम लोग जब बीएचयू में पढ़ते थे तो डॉक्टर अपने आप से, किसी डॉक्टर तो बीए वालों से तो बात ही नहीं करता था, अछूत माने जाते थे हम लोग। मतलब वो अपने सामने आईआईटीएन, चूंकि बीएचयू में एक ही कैंपस था, बड़ा जबरदस्त माहौल था, आईआईटीएन भी थे, मेडिकल साइंस वाले थे। मेडिकल साइंस वाले कहते थे कोई हमारे बराबर है तो आईआईटीएन है, तब भी वो हमारे बराबर नहीं है।
बीएससी वाले कहते थे भाई हम तुमसे बीए वालों से ऊपर हैं, तो पता है ऊपर हम नहीं बता सकते, लेकिन तुमसे ऊपर है। हम लोगों के नीचे ही न कोई नीचे था, सब। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, एक कॉपी लेते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये बताओ मेरे दोस्तों, डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल में रहता है, इंजीनियर हमेशा फैक्ट्री में रहता है। पॉलिटिक्स फैक्ट्री में होगी या समाज के बाहर हो, समाज में होगी। समाज में रहोगे हमेशा कंपनी में डूब के रहोगे, समाज में रहोगे हमेशा शरीर का ही चीड़-फाड़ करते रहोगे। समाज में रहोगे तो अच्छा समाज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है मेरे बच्चों? पॉलिटिक्स की है। तो सबसे बड़ा साइंस कौन? इकोनॉमिक्स वाले आजकल कहते हैं हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े। बच्चे बेकार की बात करते हो, नून तेल लकड़ी का अध्ययन। इकोनॉमिक्स में क्या है? बजट घाटा, राजस्व घाटा, फायदा लाभ। मानव जीवन बनाया है या बनिया का जीवन है? फायदा फायदा फायदा। मानव जीवन है व्यापारी। व्यापारी बनोगे या मानव बनोगे? आप बायोलॉजी हो या मानव हो? सोचना कभी, लिख लो। इसे सबसे बढ़िया विषय कौन? ये अरिस्टोटल ने कहा है। और अरिस्टोटल किसका किसका पिता था? बायोलॉजी का भी पिता था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, अरिस्टोटल बायोलॉजी का भी पिता था, और उसके बावजूद उसने कहा इकोनॉमिक्स एन आर्ट ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये तो नून तेल लकड़ी का अध्ययन, इसमें क्या पढ़ना है? घर गृहस्थी काम इकोनॉमिक्स है, और बायोलॉजी सब हार्ट, गुर्दा, फेफड़ा, इसका अध्ययन क्या है? बायोलॉजी। अच्छे समाज के निर्माण का अध्ययन क्या है? पॉलिटिक्स। समुदाय की भलाई का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। समाज को अच्छा बनाने का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। तो लोग कहते हैं मैं पॉलिटिक्स में भागीदारी नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा। दूर रहेंगे या साथ रहेंगे? इसलिए मेरे बच्चों, हमारे जीएनयू वाले सारे छात्र वो सही मायने में समझते हैं, हमेशा कोई अन्याय की बात आ जाएगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद। लिखने की बात है, पहले लिख लो आप। पहला पॉइंट है, परंपरागत रूप में राजनीति को एक नैतिक गतिविधि के रूप में चित्रित किया गया। परंपरागत रूप में राजनीति को एक नैतिक गतिविधि के रूप में चित्रित किया गया, जिसकी सर्वाधिक प्रभावी व्याख्या जिसकी सर्वाधिक प्रभावी व्याख्या 20वीं शताब्दी के जर्मन विचारक जिसकी सर्वाधिक प्रभावी व्याख्या 20वीं शताब्दी के जर्मन विचारक हन्ना आरेंट के द्वारा की गई है। जिसकी सर्वाधिक प्रभावी व्याख्या 20वीं शताब्दी के जर्मन विचारक हन्ना आरेंट के द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा कि राजनीति समुदाय की साझी शक्ति है। समुदाय अंडरलाइन, व्यक्ति नहीं, शब्दों पर खूब ध्यान देकर पढ़ना है कि राजनीति समुदाय की साझी शक्ति है। राजनीति समुदाय की साझी शक्ति है, जिसमें
जिसमें समुदाय की भलाई के लिए सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, समुदाय की भलाई के लिए सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं जो परस्पर संवाद और सहमति पर आधारित होते हैं, जो परस्पर संवाद और सहमति पर आधारित होते हैं। इसीलिए राजनीति में हिंसा और बल प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीति में हिंसा और बल प्रयोग करने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस अर्थ में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया। राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया क्योंकि इन्होंने निजी स्वार्थों के बजाय सामुदायिक हित को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। इन्होंने निजी स्वार्थों के बजाय सामुदायिक हित को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। सर्वाधिक महत्व प्रदान किया एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है। इसका सीधा मतलब है, हमारे इस अर्थ में देखा जाए तो ग्राम सभा में राजनीति होती है या संकीर्ण स्वार्थों को पूरा किया जाता है। राजनीति का मतलब होता है जहां पे जाति, धर्म, इन सब बातों की बात ना हो। और खास तौर पे देखेंगे इसका हम एथिक्स में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इस बार एथिक्स के जीएस पेपर में आया था, क्लाउजेविट्स का स्टेटमेंट था कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो हिंसा के द्वारा, हिंसा क्या है, अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है। शायद क्लाउजेविट्स की ये बात समझी जा सकती है, अगर राजनीति में हिंसा होती है तो पुतिन भी राजनीति कर रहे हैं। अब देखो वैसे लिखने में कभी भी, और एग्जाम्पल हमेशा आप अपने पर्सनल लगाओगे। मान लो कोई एग्जाम्पल हमने लिखा दिया और सब लोगों ने वही लिखा, तब तो एग्जामिनर को पता चल जाता है भाई किसी कोचिंग के बच्चे हैं। तो एग्जामिनर आपको अपना करना चाहिए। इसलिए जब एथिक्स में जब हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि अब देखो इसके जस्ट अपोजिट किसका विचार है, क्लाउजेविट्स का। इसके जस्ट अपोजिट क्लाउजेविट्स का विचार है जो कहता है कि राजनीति मतलब क्या है, पॉलिटिक्स क्या है या हिंसा क्या है, अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है। यानी क्लाउजेविट्स ने पॉलिटिक्स और हिंसा को एक दूसरे का समान अर्थ माना है। इसका मतलब है कि माओवादी भी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं।
इसका मतलब था हिटलर मुसोलिनी ने भी पॉलिटिक्स की, जबकि हन्ना अरेंड, देखिए हन्ना अरेंड जर्मन थी, हन्ना अरेंड जर्मन थी, और हर विचारक जब लिख रहा है तो उसका एक संदर्भ होता ही होता है। तो हन्ना अरेंड हिटली के प्रहार से पीड़ित थी। हिटलर ने ऐसे लोगों को मार मार के भगा दिया था, हिटलर ने ऐसे लोगों को खदेड़ दिया था, मार मार के बिल्कुल भगा दिया था। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हन्ना अरेंड किसकी बात लिख रही थी? वो हिटलर खिलाफ लिख रही थी। इसी हन्ना अरेंड की बात माने तो पॉलिटिक्स इज अपोजिट टू वायलेंस। तो जब आपके इथिक्स में बात लिखी जा रही है कि राजनीति यानी हिंसा अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है, हिंसा और राजनीति एक दूसरे का पर्याय है, इस कथन को प्रमाणित करेंगे, इसके खिलाफ आएंगे आप? इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। इथिक्स सभ्य पर है ये आपकी समझ होनी चाहिए कि आपको स्टेटमेंट दे दिया गया, किस संदर्भ में आप लिखे, और आपने क्लाउजिविट्स की बात को जस्टिफाई कर दिया कि नहीं राजनीति में ऐसा हो रहा है। इसलिए अगर नैतिक माध्यमों से, आदर्श माध्यमों से राजनीति आप देखेंगे, जो हिंसा हो जाए वह राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति में क्या होना चाहिए? संवाद होना चाहिए। वही बात तो बहुत पुराने विचारक अरिस्टोटल ने कह दिया था कि मानव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसकी कम्युनिकेशन की क्षमता है, संवाद की क्षमता है। देखिए संवाद की क्षमता, जो लैंग्वेज की क्षमता है वो पशुओं में नहीं पाई जाती। इसी बात को बाद में हैबरमास जैसे विचारकों ने कहा। हैबरमास ने किताब कम्युनिकेटिव एक्शन, हैबरमास ने तो पूरी किताब ही लिख दिया। और आजकल घर में भी हिंसा हो जाती है। इसलिए आजकल महिलाएं कहती हैं ठीक है हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग पुरुष हो, एक हिंसा के बारे में कभी आपने नहीं बोला। आप रूस अगर यूक्रेन पे हिंसा कर रहा है तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। पति ने पत्नी को पीटा तो आपको दर्द नहीं हुआ? हम कहा नाना बहनों हम समझ गए हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। मैं कहा ये भी बात कहो ना, हिंसा घर में भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा मतलब क्या कह रही हो? उनका पॉलिटिक्स घर से शुरू होती है, बाहर से। हमने कहा चलो बहनों आपने कह दिया तो हमने मान लिया, घर से ही शुरू होती है। महिलाओं ने कहा ऐसे पॉलिटिक्स नहीं शुरू होती है, पॉलिटिक्स इस बात से शुरू होती है सुबह चाय कौन बनाएगा। सुबह चाय, मान लो कोई भाई बहन रूममेट के रूप में रह रहे हैं, पार्टनर रह रहे हैं, सुबह बहन चाय बनाएगी, भाई चाय बनाएगा। पॉलिटिक्स यहां शुरू हो रही है। कौन चाय बनाएगा? अच्छा चलो पति पत्नी दोनों वर्किंग है, दोनों ऑफिस जाते हैं, दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में है, चाय कौन बनाएगा? ये मत कहना मेड बनाएगी। यही पॉलिटिक्स, आगे लिख लो आप। राजनीति का यह विचार, राजनीति का यह विचार, हाँ अगले पॉइंट से, पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, जैसे भी हो। राजनीति का यह विचार क्लाउजेविट्स की इस मान्यता से पृथक है और क्लाउजेविट्स की बुक का नाम क्या है? ऑन वॉर, प्रिंसिपल ऑफ वॉर, ऑन वॉर। राजनीति की यह मान्यता क्लाउजेविट्स के विचार से अलग है, जिन्होंने हिंसा को राजनीति का पर्याय मान लिया। जिन्होंने हिंसा को राजनीति का पर्याय मान लिया, क्योंकि क्लाउजेविट्स का कथन है कि हिंसा या युद्ध अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है। हिंसा या युद्ध अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है
जिसके अनुसार हिंसा या युद्ध अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है, जिसके अनुसार रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण, जिसके द्वारा रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया गया आक्रमण एवं इजराइल के द्वारा हमास पर किए गए हमले को भी राजनीति का नाम दिया जाएगा। इजराइल के द्वारा हमास पर किए गए हमले को भी राजनीति का नाम दिया जाएगा। जबकि वास्तविकता यह है कि विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जिन व्यक्तियों के द्वारा और छात्रों के द्वारा इस युद्ध का विरोध किया गया, और शांति का समर्थन किया गया, इसे वास्तविक राजनीति कहा जाना चाहिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए, जब राजनीति है, अच्छा, राजनीति समाज में ही चलती है। अच्छा, राजनीति में स्वाभाविक रूप में मानव तार्किक है, विवेकशील है। आप इस बात को ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मैं आपको याद दिला दूं, अब फिर यहां ठीक सी बात आएगी, आपका जीवन में सबसे बड़ा अभी आपको क्या लगता होगा? सर, पावर, उसके बाद पैसा मतलब सुख। लेकिन आपको बता दें, मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अच्छा मानव बनना। बात फिर याद दिला दें आपको, जब गांधी से पूछा गया था ये हिंसा और पॉलिटिक्स से क्या संबंध है, उनका हिंसा पशु करते हैं। इसका मतलब है कि जब आपके बापू ने आपको पीटा तो उस समय वो क्या थे? कमाल की बात है। देखिए, हमारे यहां समाज कितना बदल गया। आजकल दिल्ली वगैरह लोग जिम जाते हैं और फोटो भी कैसे डालते हैं, ये वाला, मतलब ये बाइसेप्स दिखाने। और सलमान खान तो कपड़ा ही नहीं पहनते। आजकल तो एक फैशन आ गया है कि यही मानो जिम का पर्पज है। मेरे बच्चों, राजनीति मानवीय गतिविधि है, ये समाज में चलती है। और कभी विचार करके आप देखना, अगर लड़ना ही मानव, हिंसा ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप होता तो शेर सर्वश्रेष्ठ कहे जाते, मानव नहीं। इस धरती पर वाकई सबसे विवेकशील प्राणी। भैया ये बताइए, हम पशुओं से अलग हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं? यद्यपि आजकल तो पर्यावरणवादी कहते हैं कि श्रेष्ठता वाली बात मत करिए, आप प्रकृति के एक भाग हैं, आप श्रेष्ठता का दावा मत करिए। तो ठीक है, मैं श्रेष्ठता का दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो कह ही सकता हूं हम सबसे विवेकशील हैं। विवेकशील आदमी आपस में लड़ मर जाए तो फिर हम पशुओं से अलग कैसे हैं?
कभी ध्यान से आप देखना। इसलिए आप देखोगे जितने भी मानव समाज में, कभी ध्यान से आप देखना, जितने भी गुरु नानक देव जी हैं, प्रॉफेट मोहम्मद हैं, आपके शंकराचार्य, जितने भी महापुरुष हुए, लड़ने कारण जाने गए या सर्वोच्च नैतिक सिद्धांतों कारण जाने गए? कभी भी ध्यान देना, जिन लोगों को समाज में आदर्श मानते हो आप, न तो व्यवसायी थे, न वो पावरफुल लोग हैं। कभी ध्यान से देखना इस बात को। व्यवसायियों को समाज ने कभी सम्मान नहीं दिया, पूजा तो कभी नहीं की। हम पूजा किसकी करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? खली की। और उस बिजनेसमैन का ही सम्मान होता है जो सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति का मतलब है समुदाय की भलाई करना, नैतिक होना, समुदाय के बारे में सरोकार रखना, संवाद आगे बढ़ाना, ये कोई अटपटी बात नहीं है। हाँ, जो हमने समझ रखा है पॉलिटिक्स में, उसमें हमें अटपटी लगती है कि हमने तो समझ रखा है झूठ ही बोलना, किसी कीमत पे चुनाव जीत जाना, किसी कीमत पे छल प्रपंच करके टिट फॉर टैट करके आगे बढ़ जाना। इसलिए बार बार, कई बार तो ऐसे लिखा गया है, क्या राजनीति बदमाशों का अड्डा है? तो मेरे बच्चों जरा सोच के देख लो, यूक्रेन वॉर हो रहा है, यूक्रेन वॉर हो रहा है या इजराइल की समस्या आ रही है, मर कौन रहा है? बच्चे, महिलाएं, बच्चे जो सबसे पीड़ित है। जो भाग सकता तो भाग गया, जिसके पास संसाधन है विस्थापित हो गया, मरा तो वही जो वंचित था। इसलिए ये राजनीति है, समुदाय के उत्थान का नाम है। धीरे से आप बोल रहे हैं, ये राजनीति है, समुदाय के उत्थान का नाम है। इसलिए अगर कोई कह देता है राजनीति कर रहे हैं, तो हम उसको नकारात्मक मानते हैं। आवश्यकता तो राजनीति करने की ही है। हर व्यक्ति को पहला क्या करना चाहिए? राजनीति। और आपको अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं, सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, नैतिक होना चाहिए। अच्छा, हमसे पूछो एटीएम के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सही बात है। मानव के जीवन में एक ऐसा फेज होता है जहां में लगता है रोजगार ही सबसे बड़ा है, पावर ही सबसे बड़ा है। लेकिन याद रखिए, जिनको इन सब कुछ मिल गया है, वो किसके लिए फिर जिए? इसे तमाम लोगों ने जो मानवीय आवश्यकताओं का चित्रण किया है, उसमें एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विचारक आते हैं, रॉबर्ट मैस्लो। तो रॉबर्ट मैस्लो से पूछा गया कि मानव की सबसे बड़ी आकांक्षा क्या है? उनका सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना। और बस याद रखिएगा, अपने आप को हम जान नहीं पाते। और अपने आप को जानने का मतलब क्या है? हम हैं क्या? आप क्या है? शरीर है? नहीं है। अगर आप शरीर हैं तो वृद्धावस्था में तो नहीं रह जाता। आप क्या है? आप केवल इसलिए है, इसलिए आप देखोगे कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है तो अजीब सा उसका दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग पावरफुल हो जाते हैं तो हर तीसरे दिन किसी को पीट कूट रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति नैतिक है, सदाचारी है, पैसा बुरा नहीं है, पावर बुरा नहीं है, लेकिन ये समुदाय की भलाई के लिए प्रयोग होना चाहिए, व्यक्तिगत भलाई के लिए। यही पॉलिटिक्स है। ये कम्युनिकेटिव एक्शन है, ये समाज की भलाई है, ये नैतिक कार्य है, ये जरूरी कार्य है। हर व्यक्ति को पहले क्या होना चाहिए? इसी अर्थ में तो जब अरिस्टोटल ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस, तो उसने कहा था भाई मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स आपके तर्क को बढ़ाता है, उसके अलावा थोड़ी कुछ करता है। बाकी बायोलॉजी आपके शरीर को समझा देता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, यही सब बात बताती है। लेकिन आपको अच्छा नागरिक बनना है। इसलिए मानव जीवन का हमेशा एक ही उद्देश्य होगा, यानी पॉलिटिक्स का सरोकार किससे है? जीवन से या अच्छे जीवन से है। शब्दों पर आप ध्यान दे रहे हैं? पॉलिटिक्स का सरोकार किससे है? जीवन से या अच्छे जीवन से। जीवन और अच्छे जीवन में फर्क है। जीवन का मतलब क्या है? ब्रेड पकौड़ा, पिज्जा बर्गर खाते हुए। कई बार आप देखोगे, देखो आदमी, हमारे बच्चों, पढ़े लिखे आदमी का फर्क होता है। कोई अनपढ़ आदमी पैसा उसको मिल जाता है, उसके बाद मोटी सी सोने की चेन, घड़ी, दिखता है कि उसके पास पैसा है, ऐसे हाथ हाथ ही पहले दिखाएगा। बस चैन अंदर नहीं बाहर रखेगा। ये क्या है? कमाल की बात है। यही मानव होना है। इसलिए मानव पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ना लिखना ठीक है, उससे नौकरी मिल जाना, रोजगार मिल जाना, ये तो बाई प्रोडक्ट है।
पहले अच्छा मानव बनना है। अच्छा मानव क्या है? जो सभी का सम्मान करे। अच्छा मानव क्या है? जो सभी की गरिमा को समझे। अच्छा मानव क्या है? जो किसी को प्रताड़ित करने का प्रयास न करे। यही तो पॉलिटिक्स है। इसमें अन्यथा क्या है? ये पॉलिटिक्स है, ये एथिक्स है। लेकिन अब हम एथिक्स से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। एथिक्स वाले यहीं तक रुक जाते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आप जानते हो समाज में हुआ क्या? पहले समुदाय में शक्ति थी, तो यूनानी दौर में जैसे हमारे ग्राम सभा है, तो यूनानी, इसमें कोई समस्या तो नहीं समझने में? अगर कोई आपको अटपटी बात लगी हो, कोई शब्द समझ में ना आए, तो कभी भी बिना संकोच के कोई बात पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई असहमति है तो उसका उत्तर हो सकता है बाद में मिल जाएगा। हाँ बताइए, आपकी असहमति है या कुछ? हाँ, तो थोड़े रुक जाइए। जब आपकी कोई मतलब आप जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हो तो आगे उसका जवाब मिल जाए तो पूछ लेना। लेकिन जो मैंने बताया उसमें कोई रत्ती भर भी कोई असमंजस हो तो आप बता दो मुझे। तो मैं आपको बता रहा था कि यूनानी दौर में क्या था? ग्राम सभा जैसी संस्था थी, इक्लेसिया थी सब। अच्छा, यूनानी दौर में नगर राज्य छोटे छोटे थे। पता चला एक नगर है, नगर ही राज्य था। बात बड़ी स्पष्ट है, नगर राज्य शब्द का प्रयोग एक साथ करना अटपटा है। यूनानी दौर में हम राज्य शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। किस शब्द का प्रयोग करते थे? नगर राज्य। अब बात थोड़ी देखने में अटपटी है। आप कहो, जैसे आप कहो बंगलुरु राज्य। अरे बंगलुरु नगर है भाई, नगर है, महानगर है। नगर के आगे महानगर तो लगा देंगे, लेकिन यहां किस शब्द का प्रयोग करें? नगर राज्य। इंग्लिश में क्या कहा गया? पोलिस। नगर राज्य इसलिए कहा जाता था, आधुनिक राज्य राष्ट्र राज्य है। अमेरिका जैसा बड़ा है, भारत जैसा बड़ा है, चाइना जैसा। उस समय राज्य क्या थे? गांव जैसे, गांव जैसे थे। पता चला राज्य है तो जनसंख्या 50,000 है, वो राज्य हो गया, नगर राज्य। तो ऐसे नगर राज्य में बड़ी आसानी से, वो नगर राज्य कम था, समाज ज्यादा था, तो ऐसे राज्य में तो आसानी से लोग इकट्ठे हो जाते थे। इक्लेसिया मतलब ग्राम सभा का एक मंच जैसा होता था, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहीं पे सारे निर्णय कर लेते थे, सारे निर्णय हो जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? समाज ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, समाज ने अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक संस्था का निर्माण कर दिया। बात ध्यान सुनने की है। पहले क्या होता था? पॉलिटिक्स में सब लोग मिलकर निर्णय करते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे। बाद में क्या हुआ? समाज ने किसका निर्माण कर दिया? इंस्टीट्यूशन का। उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी का एक नाम क्या है? सरकार। उसी का नाम क्या हो गया? सरकार। उसी सरकार मूर्त रूप है राज्य का। बड़ी ध्यान सुनने की बात है। राज्य का निर्माण आधुनिक युग की दौर देन है, और जो राज्य बनता है इसलिए उसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। दोनों शब्द का प्रयोग के अंतर को आगे चल के आपको बता देंगे। अच्छा, हर बात एक साथ हम इसलिए नहीं बताते, कंफ्यूजन कम से कम रहे, चीजें सरल से कठिनता की तरफ जाए। इसलिए पहले जमाने में ठीक था भाई, अपने समुदाय की बात कह दी। अब आप कह रहे हो, और यही कहीं कहीं गांधी बाबा चाहते थे कि पंचायती राज हो जाए। गांधी भी यही चाहते थे कि ऐसा पॉलिटिक्स हो जिसमें पुलिस ना हो, जिसमें सेना ना हो। यूनानी दौर में ऐसे ही पॉलिटिक्स थी। लोग इकट्ठा हो जाते थे, ना कोई डीएम था, ना कोई सीएम था, ना पीएम था। लोग इकट्ठा हो जाते थे, सब बराबर थे। ये तो उसमें भी थोड़ी गैर बराबरी थी, दास भी थे वहां पे, ये भी हमें ध्यान रखना है। महिलाओं को समान सम्मान नहीं था, फिर भी सब लोग इकट्ठा होकर निर्णय करते थे। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया, राज्य बड़े बड़े आ गए, तो ये हुआ कि भाई देखो, हर काम के लिए सबको बुलाना मुश्किल है। जैसे अब मान लो कि यूनानी दौर की इसी पॉलिटिक्स में भारत में अप्लाई करना चाहूं, तो बताओ पूरे दिल्ली की जनता कौन से स्टेडियम में बुलाऊं? संभव है ये? नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि पुराने दौर में स्वाभाविक रूप में लोग थोड़ा नैतिक ज्यादा थे, आधुनिकता के साथ, भौतिकतावाद के साथ। देखिए हकीकत की बात है, गांव में पहले लोग ज्यादा नैतिक थे, आज ज्यादा नैतिक हैं। पहले पहले आप देखो, गांव में हमने कभी नहीं देखा कि चार दीवारी हो किसी घर के सामने। आज है। लोगों ने जमीन को घेरना शुरू कर दिया।
पहले लोगों को न इतना लालच था, न दूसरे पर अविश्वास था। इसका सीधा मतलब है, और यही बात तो बड़े बड़े विचारक रूसो रूसो का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, थिंकिंग मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल। विवेकशील व्यक्ति सबसे पतित होता है। जब व्यक्ति में थोड़ा विवेक आ गया तो अपने पराये की भावना आ गई, अपने पराये की भावना आ गई, संघर्ष शुरू हो गया। अब संघर्ष शुरू हो गया तो ऐसा लगा कि भाई समाज में सामूहिक रूप में मिलकर निर्णय कर लेंगे, ये तो आदर्श कल्पना है। उसी में कोई तमंचा ला के दो चार को शूट कर दे, तो उसी में कोई हॉकी का स्टिक लाए, और यह भी निर्णय हो ही रहा है कि शहर को साफ कौन करेगा, तब तक उसने हॉकी से दो चार लोगों को ही साफ कर दिया। कि बेकार की बात है, बार बार निर्णय लेने यहां मत आया करो। तुम लोग यहां हल्ला मचाते हो, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है सुबह सुबह। ये सब पॉलिटिक्स क्या कर रखा है, हटाओ इस सबको। अब बताइए, लफड़ा हो गया। और हकीकत की बात तो मैं ये बता दूं, जब हम राजनीति का नैतिक चित्र खींचते हैं तो आप जानते हैं उसमें एक समस्या हम लगा के रखते हैं। मानव को स्वाभाविक रूप में नैतिक मान लेते हैं, और उस मानव को नैतिक मानने में इसलिए कठिनाई होती है, जब तक आप ये कह रहे हैं मानव नैतिक होना चाहिए तब तो ठीक है। गांव में प्रधान का चुनाव कभी आज तक नैतिक रूप में हो पाया? गांव को छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली की सोसाइटी में रहता हूं। वहां सोसाइटी के अंदर क्या होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, वहां चुनाव होता है, एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष हो जाता है वो पद ही नहीं छोड़ता। सारे लोग, मतलब इतनी लड़ाइयां होती हैं, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आप सोच के दंग रह जाओगे यार, इनको क्या कमी है। मानव स्वभाव, हर व्यक्ति गांधी जैसा हो जाएगा? हर व्यक्ति गांधी जैसा नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर जैसा नहीं हो पाएगा। समुदाय की भलाई के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। और आजकल तो जो लोग समाज की भलाई के बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, उनकी पीछे कहानी आप देखेंगे तब तो दंग रह जाएंगे। बड़ा अंतर है। गांधी कहने कथनी में कोई अंतर नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर पूरा जीवन सिद्धांत के लिए लड़े। तो भाई बुद्ध जैसा आदमी हो जाए तो मैं मान लूंगा। ऐसा मानव मिल नहीं पा रहा है। इसलिए आपको पता है, मुझे चाहिए सरकार, मुझे चाहिए राज्य, मुझे चाहिए पुलिस इनको ठुकवाने के लिए। इनका क्या किया जाए? इनको नैतिक शिक्षा दें या इनको गैरेज में भेजें? इनके लिए हमें तिहाड़ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तिहाड़। इसलिए धीरे से अब पॉलिटिक्स के साथ दूसरा विषय क्या जुड़ गया? राज्य। अब पॉलिटिक्स के साथ दूसरा क्या विषय जुड़ गया? राज्य। तो आप याद रखिए, राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसे खुराफाती लोगों के लिए। गांधी बाबा ने कहा था, गांधी बाबा से पूछा गया था, बाबा आपका विचार क्या? उनका राम राज्य। का बाबा नहीं बन पाएगा। राम राज्य नहीं, लठ वाला राज्य बताओ, लठ वाला। हमें 112 नंबर की पुलिस चाहिए। अब पॉलिटिक्स कहां पर आ गई? 112 नंबर की पुलिस से। कैसे? कल।